आज की क्लास रहेगी भारतीय राज्य व्यवस्था और एवं शासन। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, भारत का संवैधानिक विकास कैसे रहा है और कंपनी के शासन हेतु जो अधिनियम पारित किए गए थे उनके बारे में, और संविधान सभा में संविधान निर्माण की प्रक्रिया क्या रही थी। और उसके आगे हम देखेंगे कि प्रमुख समितियां कौन कौन सी बनी थी, संविधान का स्रोत क्या था और भारत संविधान के प्रमुख भाग कौन कौन से थे। कुछ संविधान के हम अनुच्छेद, महत्वपूर्ण अनुच्छेद भी देखेंगे। उसके आगे हम अनुसूचियाँ, उद्देशिका, शासन प्रणाली, राष्ट्रीय प्रतीक, राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार और डीपीएसपी और मूल कर्तव्य के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग की आज की क्लास में हम कम से कम 15 टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव किसने डाली थी, मतलब कैसे पढ़ी अंग्रेजी शिक्षा की नींव। तो इसमें चार्टर 1813 का चार्टर पहला स्टेटमेंट, दूसरा जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शंस 1823 और प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। तो इसमें कौन कौन से ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। तो हमारे इसके तीनों विकल्प सही हैं। इनके तीनों के द्वारा इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की जो है वो बुनियाद पड़ी है। अब इसमें जैसे पहले का देखते हैं, 1813 का जो एक्ट आया था उसमें इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए 1 लाख पर ईयर बजट का एलोकेशन करना था। 1 लाख पर ईयर। कभी पूछ लेता है एग्जामिनर कि किस बजट में एजुकेशन सिस्टम के लिए 1 लाख पर ईयर एलोकेशन किया गया था, तो 1813 के चार्टर एक्ट में। अब दूसरा स्टेटमेंट था कि ये इंस्ट्रक्शन आए थे 1823 में, इसमें भी 1 लाख का एलोकेशन किया गया था। इसमें 10 कैंडिडेट बनाए गए थे, तो उन्हें जो है ये 10 के 10 यूरोपीय थे। इस समिति में 10 के 10 यूरोपीय थे, तो उन्हें इंग्लिश के प्रसार के लिए गठित किया गया था। तीसरा देखते हैं, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। अब ये जो विवाद हुआ था उसमें इंडिया में अंग्रेजी शिक्षक के जो नेता थे वो ट्रेबेलियन थे। कौन? ट्रेबिलियन। तो ट्रेबिलियन हमने तीनों का देख लिया। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो ये एक्ट था हमारा 1813 का एक्ट, 1813 का चार्टर अधिनियम। अभी हमने इसके बारे में पीछे पढ़ा था कि 1 लाख पर ईयर एजुकेशन के लिए देने की इसमें ही बात की गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता कि चाय और चीन के साथ व्यापार भी कब खत्म किया गया था। तो वो खत्म किया गया था 1830 में, 1833 में। यहाँ पर तो छोड़ दिया गया था चाय और चीनी को, 1813 में छोड़ दिया गया था, बट 1833 में कवर कर लिया गया था। तो यहाँ से इन पे भी ख़त्म कर दिया गया था, चाय और चीन के साथ ये भी ख़त्म कर दिया गया था 1833 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई थी। तो कौन से एक्ट के तहत में हुई थी? ये था 1892 का एक्ट, 1892 का एक्ट। बट याद रहे कि इसमें सिर्फ बजट पर बहस कर सकते थे, लेकिन वोट का अधिकार नहीं था। वोट का अधिकार 1892 में भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा की गई थी। तो ये की गई थी 1909। इसे मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, मोर्ले मिंटो सुधार। भारत में इसे सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक भी कहा जाता है। भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जनक कौन था? मोर्ले मिंटो एक्ट जो आया था ना, वही था मोर्ले मिंटो। आगे देखते हैं, किस एक अधिनियम द्वारा भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो कौन सा? वो था 1935 का अधिनियम, 1935 एक्ट। तो इसमें वो नहीं है, 1861, 1909, 1919, तो इसमें नहीं है, तो हमारे इसमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित किया गया था।
तो जो उसका इस्टेब्लिशमेंट था, इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1937 में, बट एक्ट कौन सा था, किस एक्ट के अंडर में, तो एक्ट था हमारा 1935 का, बट 2 साल बाद में वो इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत आया गया था? तो ये बात करा केंद्र में कब आया था? केंद्र में आपका आया था 1935 में। लेकिन वहीं पे अगर वो बात करता प्रांत में, अगर इसकी जगह प्रांत वर्ड दे देता, तो प्रांत में कब आया था? प्रांत में आया था 1919 के एक्ट में, प्रांत में 1919 के एक्ट में, और केंद्र में जो आया वो 1935 के। लेकिन यहाँ पे 1935 में प्रांत में से द्वैध शासन खत्म कर दिया गया था और सेंट्रल स्तर पर लागू कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में कौन सा गलत कथन बताना हमें? इन ऐसे क्वेश्चन में हमें पढ़ लेना क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कि वो गलत पूछ रहा है, सही पूछ रहा है, कि किस तरीके से वो क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो अब देख, इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया, उनमें प्रारूप समिति सबसे बड़ी थी। अब आपको पता होना चाहिए प्रारूप समिति में कौन कौन सदस्य थे, इसका हेड कौन था। इसे कहते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, इसका हेड कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके हेड थे ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब उसमें कौन कौन सदस्य थे वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। दूसरा, अल्पसंख्यक समुदाय, माइनॉरिटी कम्युनिटी में ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया था। ठीक है। अगला, इसने निर्वाचक सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार के आधार पर किया गया था। आगे देखते हैं, ये बात सही नहीं है। इसकी चुनाव प्रक्रिया में 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर मताधिकार सीमित था। ये बात भी सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा गलत है। इसमें निर्वाचन सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं किया गया था। तो किस आधार पर किया गया? इसमें जो आधार बनाए गए थे, कर, संपत्ति और शिक्षा को आधार बनाया गया था। जब इन्हें आधार बनाएगा तो ये सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कैसे हो गया? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग जो है इसमें भागीदार रहेंगे, तो ये तो नहीं था। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट गलत है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को संसद द्वारा नामित किया गया था? नहीं। जनरल द्वारा नामित किया गया था? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था? ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था? नहीं। तो तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही है, विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चुना गया था। आगे देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो ये प्रांतीय सभाओं द्वारा चुनाव हुआ था। आगे देखते हैं। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो परमानेंट हेड थे अपने हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये कब बने थे? देखिए, पहले इसके बारे में पीछे से बता देता हूँ थोड़ा सा। हुआ क्या था कि 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष, नॉन परमानेंट हेड जो थे बने थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन उसके दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को एक बैठक होती है, उसका परमानेंट हेड जो है फिर संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? देखो, ये पूछ लिया। तो प्रथम बैठक की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। कब? 9 दिसंबर 1946। आगे देखते हैं। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो उद्घाटन बोले या प्रथम बोले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन अगर परमानेंट बोले तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, संविधान निर्वात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष में बोले तो फिर परमानेंट अध्यक्ष की बात कर रहा हूँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद के बारे में जिक्र भी नहीं किया गया। देखिए, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान दिवस कब मनाया? तो 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 26 नवंबर 1946 को इस दिन संविधान बनकर तैयार हुआ था।
और उसी दिन अंगीकृत हुआ था, तो उसके कुछ जो प्रोविज़न थे वो उसी दिन जो है इम्प्लीमेंट कर दिए गए थे। तो इस वजह से हम 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस हर साल मनाते हैं। लेकिन अगर बात करें वो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, तो पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को, नहीं ये सॉरी 46 गलत है, 49 में बनकर तैयार हुआ था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ और कुछ प्रोविज़न इसके उसी दिन लागू हो गए थे। और 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को अपनाया गया था, तो उस टाइम किसने अपनाया था, तो संविधान सभा ने भारतीय संविधान को अपनाया था। आगे देखते हैं। 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया, तो उसका भी संविधान सभा द्वारा ही अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन। भारत का संविधान अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है, तो कौन सा ऐसा है जो समान रूप से दोनों में पाया जाता है। एक ही नागरिकता, अमेरिका में तो 2 नागरिकता है और इंडिया में एक नागरिकता। संविधान की 3 सूचियाँ, ये भी नहीं है। न्यायपालिका की द्वैतता, ये भी नहीं। तो संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्च न्यायालय, तो हमारा ये फेडरल सुप्रीम कोर्ट, ये इसमें कॉमन है। भारत की संघीय व्यवस्था निम्नलिखित में किस देश से संबंधित है। फेडरल सिस्टम इंडिया का किस देश से संबंधित, तो कनाडा से, ये कनाडा से संबंधित है। तो यह रखना, फेडरल सिस्टम अगर पूछे तो कनाडा से संबंधित है। भारतीय संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है, तो इसका आंसर कनाडा की उस पर। भारतीय संविधान में राज्यों की संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है, तो ये अमेरिका से लिया गया है, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका से, राज्यों का संघ। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से समवर्ती सूची किस देश की देन है। समवर्ती सूची हमारी ऑस्ट्रेलिया की देन है। तो समवर्ती सूची क्या है कि इसमें जो है सेंटर और स्टेट दोनों अपना ये कानून बना सकते हैं उन विषयों पर जो इस सूची के अंदर आते हैं। लेकिन होता क्या है कि केंद्र का कानून राज्यों के कानून से ऊपर माना जाता है अगर ऐसा टकराव होता है तो। आगे देखते हैं। भारत ने समवर्ती सूची की संकल्पना कहाँ से ली थी, तो कहाँ से ली थी, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची को कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। अगर समवर्ती सूची कब धारणा, ऑस्ट्रेलिया से। राज्यों के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई थी, ये पूछा कि डीपीएसपी कहाँ से लिए गए थे, ये आपके आयरलैंड से लिए गए। जो डीपीएसपी है कहाँ, जो भाग 4 है संविधान का, उसमें आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन है। आर्टिकल 36 से 51 तक मेंशन है हमारा डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो कितने भागों में बांटा गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, तो 22 भागों में बांटा गया था। अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, बताना है आपको। जो सिटीजनशिप आपकी कौन से में, भाग 2 में। जो फंडामेंटल राइट है भाग 3 में। मौलिक कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भाग 4 के ए में है क्या, और राज्य अपना भाग 6 में। तो इसमें कौन सा गलत है, तो ये हमारा मौलिक कर्तव्य गलत है, क्योंकि मौलिक कर्तव्य जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो भाग 4 ए के अंडर में है। 4 ए यहाँ पर लिख दिया 6 ए, तो आपको देखो कन्फ्यूज़ करने के लिए इसने 4 और 6 में ऐसा कन्फ्यूज़ करा, तो 4 ए के अंडर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की संकल्पना कहाँ पे की गई है, तो वो कौन से में, भाग 9 में। भाग 9 में संकल्पना की गई है पंचायती राज के बारे में, भाग 9 में। अगला क्वेश्चन। कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के बारे में बताता है, तो उसमें भाग 11 और अध्याय 1। तो भाग 11 में क्या है, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 245 से 255 के बारे में दिया गया है। तो उसमें वो बताया था विधायी संबंध सेंटर और स्टेट के
विधायी संबंधों के बारे में जिक्र किया गया है। दूसरा, इसी के अंदर भाग 2 है जिसमें आर्टिकल 256 है, 263 के बारे है, तो उसमें जो प्रशासनिक संबंध दिखाए गए हैं, प्रशासनिक संबंध, सेंट्रल और स्टेट के प्रशासनिक संबंध अब आगे डिस्कस करेंगे। अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा इसमें आर्टिकल जो है मैच करता है, कौन सा किस में है। अब ये उपाधियों का अंत किया गया है, वो कहाँ पे किया गया है? वो फंडामेंटल राइट में। आर्टिकल कौन सा? आर्टिकल 18 है। तो पहले का तीसरा हो जाएगा हमारा, पहले का तीसरा एक में ही है, पहले का तीसरा ये उपाधियों का अंत, यानी कि आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया है, वो मूल अधिकार है वो। तो पहले का तीसरा हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। और बी का पहला, पंचायती राज का गठन, ये कौन सा आर्टिकल है पंचायती राज के बारे में? यहाँ पे आर्टिकल 40 डीपीएसपी के अंतर्गत, जो ये बोल रहा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत है वो। तो ये हो गया। और तीसरे का चौथा, 6 से 14 साल तक के बच्चों को के लिए शिक्षा के अवसर, ये क्या है? ये मौलिक कर्तव्य में है। और अगला, भारत राज्यों का संघ है, ये कहाँ पर लगाया? संघ एवं राज्य क्षेत्र, डी का दूसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही सुमेलित है? अब आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। अभी हमने बताया जो मौलिक अधिकार हैं वो भाग 3 में है। भाग कौन सा? भाग 3 में। तो ये तो गलत हो गया, ये भाग 2 की दूसरी की बात करता है। नागरिकता कौन से में है? नागरिकता भाग 2 में है, तो ये भी गलत हो गया। ये तीसरा बोल रहा है इधर। संविधान का चौथा यानी क्या भाग मौलिक कर्तव्य है, तो ये बात ठीक है। अभी हमने देखा था मौलिक कर्तव्य किस में है? फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमारी 4th के ए में है, तो ये बात ठीक है। अगला, पंचायती राज्य के निर्देशन 5वां भाग डीपीएसपी में नहीं है। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन, कौन सा सही सुमेलित नहीं करता है इसमें? अभी हमने देखा कि नागरिकता जो सिटीजनशिप है वो भाग 2 में है। संघ राज्य क्षेत्र किस में है? वो 1st में है। संघ राज्य क्षेत्र, ये फिर संघ राज्य क्षेत्र 8 में है, लेकिन भाग 8 है उसका। संघ राज्य क्षेत्र 7 नहीं है, भाग 8 है। नगर पालिकाएं 9 का ए, निर्वाचन ये 15, भाग 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से सही सुमेलित करना है हमें। तो जो भारतीय संविधान का भाग 9 है वो पंचायतों से रिलेटेड है। अभी हमने देखा भाग 9 पंचायतों से रिलेटेड। दूसरा, संविधान का जो भाग 8 है तो वो संघ राज्य क्षेत्र से, अभी हमने देखा था संघ राज्य क्षेत्र से रिलेटेड है। और संविधान का पार्ट 4th ए कौन सा है? ये मूल कर्तव्य है, इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। भारतीय संविधान का भाग 9 का ए कौन से में? तो 9 का हमने देखा था नगर पालिकाएँ, शहरी क्षेत्र से रिलेटेड है। 9 का ए, 9 आपको कन्फ्यूज़ नहीं करना, 9th में पंचायती राज है और 9th के ए में आपका नगर पालिका है। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा भाग अध्याय संघ और राज्य क्षेत्रों के बीच में? अभी हमें देख लेते हैं, ये तो भाग 11 का भाग ये है। अब ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, इसका देख लिया था हमने। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, ये भी हो गया, ये देख लिया था हमने इसका भी। अब आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं का है, अब बताना है आपको। तो हमने देखा था पंचायत भाग 9 के अंतर्गत है, नगर पालिकाएँ 9 ए के, तो आपके सहकारी समिति 9 के ख में है। अधिग्रहण आपके भाग 10 में नहीं है। भाग 10 में क्या है आपका? भाग 10 में अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं। तो अधिग्रहण किस में है आपका? अधिग्रहण है आपका 4th के ए में, भाग 14 के क में अधिग्रहण है आपका, भाग 14 के क में आपका अधिग्रहण है। उसके बाद देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो कौन से भाग में है वो? 9th में पंचायती राज की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज संबंधित कौन सा प्रावधान है? भाग 9। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब इनमें से आपको मैच करना है। फंडामेंटल राइट्स आप देख चुके हैं, पार्ट भाग 3 में है, वो मौलिक कर्तव्य है, 4th के ए में है। तो पहले का दूसरा, ये हम दूसरे का पहले का क्या हुआ? पहले का दूसरा इसमें है, तो ये हो गया, और दूसरे का पहला, तो हमारा आंसर ए आ गया। सी का चौथा हो जाएगा संघ भाग 3, और ये आपात का हमारा 3 हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है?
अभी हमने देखा फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है हमारे वो भाग 4 के क में है, 4 के ए में, और राज्य हमारे भाग 6 में। महान्यायवादी किस में है? जो अटॉर्नी जनरल है आपका वो भाग 5 में है, वो भाग 5 में। अब अटॉर्नी जनरल कभी कभी आर्टिकल पूछ लो, अटॉर्नी जनरल की अपॉइंटमेंट जो राष्ट्रपति कौन से आर्टिकल के अंडर में करता है, तो उसका आर्टिकल है आपका 76, आर्टिकल 76 के अंडर में। आपका भाग 4 सही है, ये संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसके अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का ऑल इंडिया सर्विस का प्रावधान कौन से आर्टिकल के अंतर्गत किया गया है? तो अनुच्छेद 312, आर्टिकल 312 के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। अब इसमें अखिल भारतीय सेवाएं अगर इसका गठन करना है तो कैसे करेंगे हम? तो इसमें राज्यसभा अपने 2/3 बहुमत से एक संकल्प पारित करेगी, जिसे फिर लोकसभा पास करेगी, तो उसके बाद में अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कर सकते हैं। इसमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा पावर दी गई है राज्यसभा को। आगे देखते हैं, कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुसार सही सुमेलित है? जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 318 के अंतर्गत है। जो आपका इलेक्शन कमीशन है, ये 318 के अंतर्गत नहीं है सुप्रीम कोर्ट। तो जो इलेक्शन कमीशन है आपका 324 के अंडर है, 324 के अंडर। अभी हमने देखा था संघ लोक सेवा आयोग का भी आर्टिकल। तो अब ये महाधिवक्ता किसके अंदर में है ये भी हम बताएं। सुप्रीम कोर्ट का 124 आर्टिकल 124 है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के आर्टिकल 315 के अंतर्गत 315। जो महाधिवक्ता की नियुक्ति है अटॉर्नी जनरल, वो आर्टिकल 165 है, आर्टिकल 165। आपको कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं। आगे देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सही मैच नहीं करता है? अभी हमने देखा था 39 का ए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रोवाइड करी जाए हर व्यक्ति को। आर्टिकल 40 ग्राम पंचायतों का यानी कि पंचायती राज से रिलेटेड है। आर्टिकल 44 समान नागरिक संहिता, जो आजकल बहुत ज़्यादा देश में बात चल रही है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जाए, वो आर्टिकल 44 के अंतर्गत में। ये क्वेश्चन पूछा जाना है एग्जामों में, क्योंकि बहुत ज़्यादा अभी स्टेट में इस पर जो चल रहा है और कुछ कम्युनिटीज़ के जो अगेंस्ट में हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि किस में है ये डीपीएसपी के आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 डीपीएसपी जो समान नागरिक संहिता की बात करता है। अभी कौन सा ऐसा स्टेट है जिसमें ये लागू है? तो केवल भारत में अभी गोवा एक स्टेट है जहाँ पे ये समान नागरिक संहिता लागू है। तो ये कौन सा गलत है? हमारा सही सुमेलित नहीं है ये डी वाला। तो ये कौन सा आर्टिकल है? न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो वो आपका अनुच्छेद जो है वो 50 है, आर्टिकल 50। याद रखिए इसको, आर्टिकल 50 के अंदर में किया गया है। वो आर्टिकल फिर 44 किससे रिलेटेड है? ये जीव जंतुओं किससे कि जो है ये पशु कृषि एवं पशुपालन के संगठन से संबंधित है। आर्टिकल 48 कृषि और पशुपालन से संबंधित। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार यानी कि आर्टिकल 14। तो पहले का तीसरा, और उसके बाद मंत्रिपरिषद किसमें? वो हमारा आर्टिकल 74 मंत्रिपरिषद। ये 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है अनुच्छेद 368, आर्टिकल 368 के अंडर में। जो 36 है आपका डीपीएसपी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपका पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का आपका दूसरा और चौथे का आपका पहला। तो ये आपका आंसर बना। आगे देखते हैं, पहले का तीसरा देखिए इसमें दिए नहीं थे तो इसलिए मैंने ये आपको लिख दिए, इसमें ये कट गया था। तो ये आपके ऑप्शन ये सही हैं, एक बार और देख लो इसे। आगे देखते हैं, इनमें से कौन से आर्टिकल जो है कौन से किससे मैच करता है? देखिए जो आर्टिकल 61 है वो राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने का यानी इम्पीचमेंट चलाने का जो है ये प्रोविज़न है इसमें, राष्ट्रपति पर महाभियोग। तो पहले का दूसरा हो गया हमारा, ये एलिमिनेट हो गया। और उसके बाद में जो 67 का है तो उपराष्ट्रपति को हटाना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाना है, 67 का बी। तो बी का तीसरा इसमें है, तो हमारा ये आंसर हो गया। सी का चौथा, आर्टिकल 94 स्पीकर को हटाने की बात करता है, और डी का पहला 90 आर्टिकल राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की बात करता है। इसमें चारों आर्टिकल हटाने के हैं, तो आप दो को तो एटलीस्ट याद कर लो। 61 राष्ट्रपति को यानी कि प्रेसिडेंट को हटाना है, और 67
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को हटाने का प्रोविज़न है। आगे देखते हैं, किस आर्टिकल में कौन सा अनुच्छेद इसके अंतर्गत आता है, बताएं आप। तो इसमें आर्टिकल 54 में जो आपका राष्ट्रपति है उसके निर्वाचन की बात करता है, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दूसरे में 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कैसे होती है, तो आर्टिकल 75। और 155 में स्टेट के जो गवर्नर है उसकी नियुक्ति कैसे की जाएगी। 164 में मुख्यमंत्री से संबंधित प्रोविज़न। आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ट्रिक्स में आप याद कर सकते हो, याद करना चाहो तो। कुछ आर्टिकलों में आप जो है 89 जोड़कर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे आपको पता है आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री यानी कि पीएम और उसके कैबिनेट मिनिस्टर की नियुक्ति का प्रोविज़न है, तो आप इसमें 89 ऐड कर 89 ऐड जैसे ऐड करेंगे तो आपका आएगा 164। तो जैसे वो सेंटर स्तर पर ये है, सेंटर स्तर पर आपका प्रधानमंत्री और कैबिनेट मिनिस्ट्री है, उसी तरीके से स्टेट में अगर आप आएंगे तो मुख्यमंत्री, सीएम एंड उसकी कैबिनेट है 164 में। तो आर्टिकल ये 89 हमें नंबर याद रखना है कि कुछ स्टेट के अगर आप सेंटर के आपको पता है तो आप स्टेट के कैसे निकाल सकते हैं। 89 ऐड करके वो स्टेट का निकल जाता है, ज़्यादातर आर्टिकल में ऐसा हो जाता है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, इनमें से अनुसूचित इसमें कौन सा आर्टिकल मैच करता है। हम बताएंगे कि आर्टिकल 323A वो किससे, प्रशासनिक अधिकरण से, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल जो है वो इससे रिलेटेड है। तो पहला का दूसरा हमारा ये आंसर आ गया। अभी का पहला, इसमें 324 आर्टिकल किससे रिलेटेड है, वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 324 आर्टिकल 330 आपका लोकसभा में एससी और एसटी के लिए जो स्थानों का आरक्षण, सीटों का रिजर्वेशन किया गया है उनके बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 330 में लोकसभा के में अनुसूचित जनजाति और एससी यानी कि एससी एसटी की सीटों का रिजर्वेशन के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं 320 में लोक सेवा आयोग के बारे में जिक्र किया गया, लोक सेवा आयोग के कार्य। तो ये हो गया हमारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब इसमें से कौन सा सही सुमेलित है। अभी हमने बताया था, डिस्कस किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है वो आर्टिकल 368 के अंतर्गत होता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। वहीं पे फाइनेंस कमीशन आपका आर्टिकल 280, और वित्त आपात अगर आपको फाइनेंशियल इमरजेंसी लगानी है वो आर्टिकल 360 के अंडर में। अखिल भारतीय सेवाएं, ऑल इंडिया सर्विस आर्टिकल 312। तो फर्स्ट का फोर्थ हो गया हमारा, तो ये आंसर आ गया। इसमें इन टाइप के क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात ये होती है अगर आपको एक दो भी पता है तो आप इजीली उन्हें क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। तो अब सही है कि आप कुछ ये इंपॉर्टेंट में आर्टिकल जो डिस्कस कर रहा हूँ मैच द फॉलोइंग के माध्यम से या फिर अलग अलग इंडिविजुअल, तो आप उन्हें अगर मुझे लगता है कि याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आप आने वाली किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सुमेलित है। अभी ये आपका कैग के बारे में जिक्र किया गया, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे हम कैग बोलते हैं, कैग। तो कैग का आर्टिकल कौन सा है, 148 के अंतर्गत, 148 कैग 148। हम इंग्लिश में ज़्यादातर आज टर्मिनोलॉजी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ इंग्लिश मीडियम के बच्चों की भी हमारे पास कमेंट आया था, हमारे टेलीग्राम चैनल पर बोल रहे थे कि सर हमें बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है, तो आप जो है थोड़ा सा इंग्लिश के वर्ड यूज़ करें, फिर इंग्लिश में भी एक स्लाइड चलाएँ। तो देखिए अभी हमारे पास में जो टीम है तो उसमें कंटेंट अभी हिंदी में इतना प्रॉब्लम होती है लोगों को कि वो मिल नहीं पाता है कहीं से एक जगह। तो हमारा टीम का पर्पस ये था कि हम हिंदी मीडियम के छात्रों को कवर करेंगे, लेकिन जिस तरीके से रेस्पॉन्स आ रहा है तो अब हम सोच रहे हैं कि हम जैसे जैसे थोड़े थोड़े रिसोर्सेज बढ़ेंगे हम इंग्लिश मीडियम के भी साथ साथ उसमें वीडियो में हम कवर करते हुए चलेंगे। ये सारी चीज़ें हम जो है दोनों वाई लैंग्वेज चलाने की कोशिश करेंगे। तो आप भी सपोर्ट करें, थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें, और जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, हमारी टीम को भी काम करने का थोड़ा सा मज़ा आए, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो देखते हैं आगे जो वित्त आयोग है, फाइनेंस कमीशन है, तो वो आपको पता ही है 2 आर्टिकल 280 के अंतर्गत। तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल की बात करते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल हमारा आर्टिकल 323A के अंतर्गत। संघ लोक सेवा यूपीएससी आपको पता ही है कि 315 के अंतर्गत यूपीएससी है। तो डी का पहला जैसे कि 2 में हो गया, आपको करने की मैं बहुत अच्छी तरकीब बताऊँ।
कभी अगर आपको कोई क्वेश्चन इसी टाइप का किसी भी सब्जेक्ट का अगर नहीं आता है, जीरो है, आप कुछ जो नॉलेज है नहीं उसके बारे में आपको, तो आपको एग्जामिनर कन्फ्यूज़ करने की, सपोज करो आप एग्जामिनर हैं, तो आप एक इस टाइप का क्वेश्चन बनाएंगे कि बच्चा कम से कम लास्ट तक कन्फ्यूज़ हो। तो आप कोशिश करेंगे पहले पहले में सब में 3 डालें, तो आप तभी कन्फ्यूज़ कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे एग्जामिनर ने दो में कन्फ्यूज़ किया है, अब ये भी है ये भी है, तो अब ये तो है हम सी एलिमिनेट कर देंगे, डी एलिमिनेट कर देंगे, हमारे पास में दो ऑप्शन बचते हैं। अब इसने ये इधर उधर कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करी है इसमें, और ये भी देखो लास्ट से पता लग रहा है कि आंसर हमारे इसमें से ही है। अगर आप इसमें से कोई भी लगा कर आएंगे तो 50-50 का रेशियो है आपका, और मैं कहता हूँ कि 50-50 के रेशियो में आपको रिस्क लेना चाहिए, क्योंकि 100% क्वेश्चन किसी को नहीं आते हैं। आप रिस्क पे ही आप पीटी निकालते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान रखें, लेकिन हमें तो यहाँ पे पता है, तो हमने हमारा आंसर जो ए हो गया, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ किसी भी सब्जेक्ट में आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से टैकल करेंगे। आगे देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। बहुत से बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको नहीं पढ़ते हैं वो। तो पहला आपका टारगेट होना चाहिए कि आप इसे पहले ध्यान दें कि एग्जामिनर आपसे सही के बारे में पूछ रहा है, गलत के बारे में पूछ रहा है, कि क्या पूछना चाह रहा है एग्जामिनर। जब तक आप बहुत अच्छे श्रोता नहीं बनेंगे होंगे, तब तक आप बहुत अच्छे वक्ता नहीं बन सकते। तो सुने पहले चीज़ों को, देखें कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो आप सही नहीं है में कौन सा, जो अंतर्राज्यीय परिषद है आपकी, वो इंटर स्टेट काउंसिल भी कहते हैं इसको, वो आर्टिकल 363 किसकी सिफारिश पर बना था, सरकारी आयोग के कमीशन पर बना था। वित्त आयोग हमने फाइनेंस कमीशन देखा था अभी 280 के अंतर्गत, फाइनेंस कमीशन 280। प्रशासनिक न्यायाधिकरण एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल देखा था हमने आर्टिकल 323 के अंतर्गत, और संघ लोक सेवा आयोग तो इसके अंतर्गत 315 के। तो इसमें चारों ऑप्शन हमारे जो है सही थे, ये भी सही, ये सही, ये सही, ये सही। तो ये क्वेश्चन डिलीट किया गया था, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये डिलीट किया गया था क्योंकि चारों बातें इसने सही लिखी थी। होता क्या कि कमीशन में सस्ते लोगों को बैठाया जाता है कॉपी को पेपर बनाने के लिए, सबसे सस्ता क्वेश्चन कौन बनाएगा, तो इस टाइप में सस्ते में फिर क्वालिटी थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ हो जाती है। तो इसी टाइप में इस तरीके से बार बार तुम देखते हो स्टेट PCS में इस तरीके की गलती 15-15, 20-20 क्वेश्चन आम हो जाते हैं डिलीट होने या फिर काट छाँट उसमें। तो खैर हमें उससे कोई लेना देना नहीं है अभी, क्योंकि अभी हमारा मेन मोटिव है कि हम कट ऑफ से इतने ऊपर जाएं कि हमें 2-4-5 क्वेश्चन से फ़र्क नहीं पड़े। खैर वो गलत तो है ही, वो कमीशन को ऐसा सुधार करना चाहिए, बच्चों के साथ खेल खाल ना करें, खेलने के लिए और राजनेता लोग बहुत हैं। तो आगे देखते हैं इनमें से सही कौन सा है, तो ये आपको सही बताना है। अब ये देखो जो आपका आर्टिकल 17 है भाग 3 के अंतर्गत, वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड है, यानी कि अस्पृश्यता, इसको अनटचेबिलिटी भी कहते हैं, अनटचेबिलिटी, ठीक है, अस्पृश्यता। वो आर्टिकल जो 78 है वो राष्ट्रपति की जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री की कुछ ड्यूटीज़ हैं जो राष्ट्रपति को वो बताए। तो ये तो गलत है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 192 में क्या है, राज्य विधानमंडल के सदस्यों के नेतृत्व से संबंधित है कि उन्हें डिस्क्वालिफिकेशन कैसे किया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन वो भी स्टेट की, तो ये भी गलत हो गया। तो हमारा डी आंसर सही हो गया। हमारा आर्टिकल 352 में आपात की स्थिति की घोषणा की गई है, किस तरीके से इमरजेंसी लगाई जाएगी। आपको पता 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, तो उसमें से पहले टाइप की है आर्टिकल 352 में आपात स्थिति की घोषणा के बारे में मेंशन किया गया है। आगे देखते हैं हम इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, तो हमें देखना है कौन सा सही सुमेलित है। जो आर्टिकल 215 है वो हाई कोर्ट में अभिलेख न्यायालय से रिलेटेड है, हाई कोर्ट में अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय ये हो गया आपका, तो हाई कोर्ट में, तो ये हो गया हाई कोर्ट में अभिलेख न्यायालय। तो और दूसरा आपका जो 222 है, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे में कैसे ट्रांसफ़र किया जाता है, तो दूसरे में स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र, हाई कोर्ट के जज का ट्रांसफ़र, आर्टिकल इसमें 222 में। और 226 में आपको पता ही है, 226 में कुछ रेट्स जारी करता है हाई कोर्ट, 226 में कुछ रेट्स जारी करता है हाई कोर्ट, और डी का दूसरा सभी न्यायालयों के अधीन अधीक्षण की शक्ति। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जो सुप्रीम कोर्ट रेट जारी करता है तो आर्टिकल 32 है, और जो हाई कोर्ट रेट जारी करता है हाई कोर्ट तो 226, दोनों का आप ध्यान रखें। 226 कितने टाइप की रेट होती है, 5 टाइप की रेट होती है, आगे हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में। किस आर्टिकल में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया, तो हमारा आर्टिकल 241 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का प्रोविजन किया गया है। और बाकी आर्टिकल में जैसे 239 में ये जो संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन है, यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसके बारे में मेंशन किया गया है। 242 में निश्चित के बारे में जिक्र किया है। 241 में संघ राज्य क्षेत्र के उच्च न्यायालय, इसमें 241 में संघ राज्य क्षेत्र के यानी कि उच्च न्यायालय। आपका कौन किस में संघ राज्य क्षेत्र में हाई कोर्ट, केवल दिल्ली में, केवल दिल्ली में, दिल्ली ये आपका ऐसा यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे इसका अपना एक हाई कोर्ट है। आगे क्वेश्चन देखते हैं।
इसमें से आर्टिकल को आपको मैच कर, इसमें आपने देखा ही था जो आर्टिकल 76 था वो अटॉर्नी जनरल की बात करता है। अटॉर्नी जनरल यानी कि महान्यायवादी। 1 का 3 एक में ही है, तो हमारा इसका आंसर ये हो गया। 148 का क्या के बारे में आंसर किया गया है, और 75 का केंद्र इसकी नियुक्ति, मंत्रियों की नियुक्ति, और ये हो गया सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। 131 में जो सुप्रीम कोर्ट का है क्षेत्राधिकार के बारे में जिक्र किया गया है। आगे देखते हैं, इसमें से आपको आर्टिकल मिलाने हैं। विधि के सम्मुख समता, कौन सा आर्टिकल है इसका? आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 कार्य करने का अधिकार आपको कौन से में दिया गया है? आर्टिकल 41 में। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में दिया। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थिति वो कहाँ पे है? आर्टिकल 42। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45। तो कहाँ कहाँ पे बच्चों के लिए शिक्षा की बात की गई है? एक तो आर्टिकल 21 का ए में जिक्र किया गया है, और डीपीएसपी के आर्टिकल 45 में मेंशन है। और आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ में जो 11वीं ड्यूटीज़ ऐड की गई थी 2002 में, वहाँ पे माँ बाप का एक जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को शिक्षा प्रोवाइड कराए, 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा। तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज 3 जगह यहाँ पर शिक्षा का मेंशन किया गया। बाकी अन्य सूचियों में आगे सूचियों में जिक्र किया गया, लेकिन उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल मैंने ये बता दिया। आगे ये कथनों पर विचार करना है। अब ये देखिए, इसमें कह रहा है कि पहला स्टेटमेंट, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। 20 नहीं थे, हमने देखा था स्टार्टिंग में कितने पार्ट थे? 22 पार्ट। तो पहला गलत होगी, ये गलत हुआ हमारा, और दूसरा तीसरा बचा। तो संविधान में कुल 390 आर्टिकल हैं। तो कितने आर्टिकल थे? 395, लेकिन बाद में कितने हो गए? 465। तो 395 थे, तो ये गलत हो गया हमारा। तीसरा, तो जाहिर सी बात है तीसरा फिर ऑटोमेटिक सही होगा। संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियाँ बाद में ऐड की गई हैं, ये बात ठीक है। तो ये सब जो है बाद में ऐड की गई हैं। तो 9वीं अनुसूची कब ऐड की गई थी, और ये 11वीं और 12वीं कब ऐड की गई थी? तो देखिए, अब इसका जो 9वीं अनुसूची जो ऐड की गई थी वो 52nd अमेंडमेंट में ऐड की गई थी, और आपकी 11वीं अनुसूची जो 73 अमेंडमेंट में ऐड की गई थी। 12वीं सूची जो ऐड की गई थी आपकी शेड्यूल, वो 74 अमेंडमेंट। तो तीनों अमेंडमेंट आपको याद रखने हैं। 9th में 52, 11th 73, 12th 74। आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी हुई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्र का ब्यौरा देती है? तो कौन सी है? पहली अनुसूची है जो राज्यों के नाम और उनके राज्यों के क्षेत्र के बारे में बात करती है। तो यहाँ पे हम बताते हैं आपको, जो सेकंड यानी कि दूसरी अनुसूची जो है वो किसकी बात करती है, फिर तीसरी किसकी बात करती है, और आपकी चौथी किसकी बात करती है। आपको ये 4-5 अनुसूचियाँ स्टार्टिंग की याद करनी जरूरी है। पहले की आपका हो गया, मैं बता दिया। दूसरी जो अनुसूची है आपकी वो वेतन के बारे में, बे, जैसे ऐसे को याद रखें ना, दूसरी अनुसूची बे यानी दूबे हो गया है। तीसरी अनुसूची आपकी शपथ, 30 दूबे 30 का हो गया, 30 यानी कि शपथ, ऐसा करके याद रखना, शपथ। ठीक है, शपथ का प्रारूप दूबे 30। और चौथी राज्य सभा में स्थानों का आवंटन। जो हमारी राज्यसभा है उसमें सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर किया जाए, कैसे, कहाँ पर कितना है, तो वहाँ पे सीटों का आवंटन, ये चौथी अनुसूची में। 5वीं हम देखते हैं कि 5वीं SC/ST से रिलेटेड, छठी 4 स्टेटों से रिलेटेड है, त्रिपुरा, मिजोरम, आसाम और मेघालय। तो उसे भी हम देखेंगे। फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं। संघ राज्य क्षेत्र के सृजन हो तो संविधान की किस अनुच्छेद में एक संविधान? तो पहली को, बिकॉज पहली में अभी हमने देखा था स्टेट के बारे में मेंशन है, दूसरी में दूबे, तीसरी में 30, चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन। आगे देखते हैं। संविधान की चौथी अनुसूची में अभी हमने देखा राज्य में स्थानों का आवंटन किया गया है। अब ये कौन सी दल बदल से रिलेटेड? ये 10वीं अनुसूची थी। पंचायती राज से रिलेटेड, भाषा से रिलेटेड 8वीं अनुसूची, पंचायती राज से रिलेटेड 9वीं अनुसूची थी। अब देखते हैं आगे। संविधान की 3वीं अनुसूची के बारे में क्या उपबंधित है? 3वीं अनुसूची यानी तीसरी, इसमें संघ के मंत्री के पद की शपथ का प्रारूप है, सुप्रीम कोर्ट के जो CGI हैं उनकी शपथ का प्रारूप है, राष्ट्रपति की शपथ का प्रारूप नहीं है, राष्ट्रपति के बारे में शपथ का प्रारूप नहीं है, संसद के सदस्य का प्रारूप। तो पहला, दूसरा और चौथा, ये हमारा आंसर हो गया। आगे देखते हैं। अब ये हमें देखो मैच करना है। जो चौथी अनुसूची है हमारी, वो राज्यसभा में सीटों का बंटवारा है। अभी हमने देखा राज्यसभा से रिलेटेड
राज्यसभा से रिलेटेड है, वो फोर्थ राज्यसभा से रिलेटेड। और अगली जो छठी अनुसूची है, छठी जनजाति क्षेत्र से रिलेटेड है। जनजाति क्षेत्र इसमें कौन कौन से हैं, आपको मैंने बताया था 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो ये 4 स्टेट हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आगे नवीं सूची, जो 8वीं सूची भाषा से रिलेटेड, नवीं भूमि सुधार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये तो हमारा अभी हो गया है, 22 भाग हैं इसमें, ये अनुच्छेद गलत है तो तीसरा सही था इसमें। ये भी हो गया हमारा, पहली अनुसूची थी इसमें, कौन सा ये अनुसूची, पहली अनुसूची थी इसमें, ये डबल हो गया है। अभी देखिए जो 7 शेड्यूल है, 7 शेड्यूल में किससे रिलेटेड है, वो विधायी शक्तियों का वितरण है, विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं का भी हमने बताया था कि उसमें लैंग्वेज के बारे में, कितनी लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज हैं। 9 का भी हमने बताया था कुछ प्रोविज़न है। 10वीं का दल बदल से रिलेटेड है। 9th का कुछ अधिनियम किए गए हैं इसमें। तो 7वीं पहले का तीसरा हो गया, ये गया। और डी का दूसरा 1 में है, तो हमारा आंसर ये हो गया। आगे देखते हैं 7वीं अनुसूची, ये भी हमने देख लिया। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को डाला गया? तो प्रधानमंत्री थे हमारे उस टाइम जवाहरलाल नेहरू। ये कब हुआ था? ये 1951 में डाला गया था, 1951 में। ये क्या था कि प्रथम संविधान संशोधन था ये, यानी कि पहला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 में आया था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे। आगे देखते हैं राज्य भूमि सुधार स्टेट लैंड रिफॉर्म एक्ट संविधान सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित कब किया गया था? तो ये 9th अनुसूची में लाया गया था ये। आगे देखते हैं भारत की संसद पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी कानून विशेष को भारत में संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। यहाँ पर था डाल सकती है, तो डाल सकती है ये हो गया पहला। कौन सी में? 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, ये इधर उधर हो गया। और दूसरा स्टेटमेंट 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी भी कानून को वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये बात सही है। और जिस पर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता, तो ये बात नहीं है कि कोई निर्णय ऐसा नहीं है न्यायालय में नहीं जा सकता। पहला गलत है, पहले था ऐसा, बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया था, तो केवल पहला स्टेटमेंट सही है। आगे देखते हैं कोलो केस वर्सेस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? कोलो केस, तो ये संविधान की 9वीं अनुसूची से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी देखते हैं इसमें क्या। तो इसमें हमने बताया था कि अभी हमारे जो है 3 सब्जेक्ट उसमें सब्जेक्ट में डाला गया है, जितने भी सब्जेक्ट हैं उन्हें 3 भागों में बांटा गया है, संघीय सूची, राज्य सूची, स्टेट सूची। कौन से भाग में? वो 7th में डाला गया है। तो कौन सा? अब इसमें संघीय के सेंट्रल के कितने थे? फेडरल के इसमें है 97, उसके बाद स्टेट के 66, समावर्ती यानी कि जिस पर दोनों बना सकते हैं वो 47। तो पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, तो हमारा ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है, ये किस इसमें आता है, किस के अंतर्गत आता है? ये समावर्ती सूची है। इस पर सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन सेंटर का ज़्यादा प्रभावी होगा स्टेट से अगर टकराव होता है तो। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया? तो वो समावर्ती सूची है। आगे देखते हैं जानवरों की प्रति क्रूरता की रोकथाम भारतीय संविधान की किस अनुसूची में डाला गया है? तो ये आपका समावर्ती सूची का ही भाग है, तो इस पर सेंटर और स्टेट दोनों बना सकते हैं। आगे देखते हैं समावर्ती सूची का कौन सा है इसमें? तो हमारा आपराधिक मामले जो हैं वो समावर्ती सूची के हैं, पुलिस आपकी स्टेट की है, और इसमें आपका जो रेडियो टेलीविज़न ये सेंटर का है, विदेशी मामले ये भी सेंटर के हैं। आपराधिक मामले के ये दोनों सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं इस पर। आगे देखते हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है इसमें? स्वच्छता से रिलेटेड जो है वो राज्य का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है, और जो जनगणना है, जनगणना सेंटर के सब्जेक्ट है। ये सीटों का आवंटन वो दूसरी अनुसूची में नहीं है, 4थी अनुसूची में है। सीटों का आवंटन राज्यसभा में, सीटों का आवंटन कौन सी में? 4th अनुसूची में है, 4th अनुसूची में है वो। दल बदल का हमने बताया 10वीं में है, दल बदल तो 10वीं अनुसूची में है। आगे देखते हैं समावर्ती सूची में क्या है इसमें से? तो आपका जो एजुकेशन है वो समावर्ती सूची में है। तो हुआ क्या था, 42 अमेंडमेंट 1976 में कुछ सब्जेक्ट्स को स्टेट से निकालकर
इसमें डाल दिया गया था समवर्ती सूची में। और उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे जो डाले गए थे? आपका इसमें ये हो गया, एजुकेशन हो गया, और 2-3 और थे मैं बता, और दूसरा आपका वन था, शिक्षा था, तो ये थे। आगे देखते हैं, वनों को राज्य सूची कब समवर्ती सूची में डाला गया था? तो आपका 42nd अमेंडमेंट 1976 में डाला गया था। आगे देखते हैं, कौन सी समवर्ती सूची में, संबंधित सूची में आंसर कौन सा सम्मिलित नहीं है? वन आपके पता है समवर्ती सूची में डाला गया था 1976 में। शेयर बाजार समवर्ती सूची का भाग नहीं है। और ये ये संघीय सूची और जन स्वास्थ्य राज्य सूची, तो दूसरा हमारा गलत है। आगे देखते हैं, अब इसमें बताना है, केंद्रीय सूची जनगणना हो गया, उसके बाद राज्य सूची पुलिस, समवर्ती सूची कंकरेंट लिस्ट बोलते हैं हम इसको, इसमें जनसंख्या नियंत्रण वगैरह, अपशिष्ट में अंतरिक्ष अनुसंधान वगैरह। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान शिक्षा के पर प्रभाव डालता है? तो ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, 2012 में पूछा गया थे। तो आपका हमने बताया था कि राज्य के डीपीएसपी ये शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, आर्टिकल 45 है। ग्रामीण और शहरी स्थानीय शासन इनमें शिक्षा से संबंधित प्रावधान है। 5वीं अनुसूची हो गई, 6ठी हो गई और 7वां अनुसूची तो आपके सब्जेक्ट हैं ही, तो 5 इसमें जो है सही थे। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल के बारे में जिक्र किया गया? तो हमने बताया था कब, कौन सी में? 10वीं अनुसूची में। तो ये डाला कब था? ये 52nd अमेंडमेंट 1985 में दल बदल में ये डाला गया था। और इसमें दल बदल ये सूची जो है ये लाई गई थी। अब इसमें अमेंडमेंट हुआ था एक बार 91 में, 2003 में अमेंडमेंट हुआ था। अब आगे देखते हैं, दल बदल आपको बताइए हमने 10th अनुसूची, ये हो गया 10th अनुसूची में। आगे देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? दल बदल से। आगे देखते हैं, 10वीं अनुसूची का संबंध दल बदल। संघ सूची के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो गैस का ये आपका नहीं है इसमें, क्योंकि ये स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट का सब्जेक्ट है गैस का। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की संघ सूची से संबंधित कौन सा नहीं है? तो आपका कृषि स्टेट का सब्जेक्ट है, कृषि एग्रीकल्चर जो है स्टेट का सब्जेक्ट है, ये भी नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर राज्य सूची में किसका उल्लेख किया गया है? राज्य सूची यानी कि स्टेट का सब्जेक्ट कौन सा है? तो राज्य पुलिस। आगे देखते हैं, राज्य सूची में है कौन सी? राज्य पुलिस। पंचायती राज किस में है? वो स्टेट का सब्जेक्ट है, पंचायती राज आपका स्टेट का सब्जेक्ट है। वो 9वीं अनुसूची में हमने पीछे जिक्र किया गया था, 9वें भाग में है। किस भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में समवर्ती सूची में शामिल है? 7वीं में तो दंड प्रक्रिया जो आपकी समवर्ती सूची में शामिल है। आगे देखते हैं, विवाह विच्छेद यानी तलाक, गोद लेना भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची में मेंशन है? तो ये 3री अनुसूची में कंकरेंट का सब्जेक्ट है, कंकरेंट लिस्ट में है ये, कंकरेंट लिस्ट 3री अनुसूची में। आगे देखते हैं, 7वीं का संबंध राज्य विधानमंडल के निर्वाचन में किससे संबंधित है? तो आपका इसमें पहली से संबंधित है, सूची 1 में 72। आगे देखते हैं, सरकारों द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है, शुल्क और कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में। भूमि सुधार के संबंध में बताना है आपको। तो भूमि सुधार जो है, लैंड रिफॉर्म स्टेट का सब्जेक्ट है, स्टेट। भारत के संविधान में प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय, अब हम देखो प्रेम्बल स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, अब प्रस्तावना से रिलेटेड क्वेश्चन जो है अब यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं। आगे देखते हैं, यानी कि प्रेम्बल से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर अब आएंगे। तो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की उसी क्रम में लिखना है आपको, जो वर्ड है आपको उसी क्रम में लिखने हैं। अब प्रेम्बल से रिलेटेड मैं थोड़ी सी आपको जानकारी देता हूँ। तो सबसे पहले हुआ क्या था, नेहरू जी ने 13 दिसंबर 1946 को एक प्रस्ताव पारित किया गया था, उसे कहते हैं हम उद्देश्य प्रस्ताव। तो अब ये पूछ लेता कभी कभी कि नेहरू ने या किसने किस डेट को उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। अब दूसरी चीज, अब ये संविधान सभा ने कब इसको माना था?
तो इसको माना था संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को। दो डेट याद हो गई। 13 दिसंबर 1946 को ये नेहरू लेकर आए थे, और संविधान सभा ने जो स्टैम्प पे थी उसने जो है इसको माना था 22 जनवरी 1947 को। तो अब इसको जो है इसी को जो है प्रस्तावना या उद्देश्य का बनाया गया था संविधान संशोधन में। अब दोस्तों इसमें एक ही बार अभी तक अमेंडमेंट हुआ है। अब उस अमेंडमेंट में क्या हुआ था कि 42nd अमेंडमेंट 1976 में अमेंडमेंट लाया गया। उसमें इसमें जो है 3 वर्ड जोड़े गए थे। कौन कौन से कभी कभी पूछ लेता है, समाजवादी, सोशलिस्ट, पंथनिरपेक्ष ये पहले वर्ड नहीं थे, और आपका ये अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे, इनको याद रखना है। कब अमेंडमेंट होता ना, 2nd अमेंडमेंट 1976, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे। अब आगे देखते हैं हम इसके बारे में। अभी कभी कभी ये पूछ रहा था कि इसमें जो है ये संविधान ये प्रस्तावना में नहीं सकते कहाँ से लेती, तो भारत के लोगों से। इसके स्टार्टिंग में कहा गया हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तो उसके समस्त नागरिकों को आर्थिक सामाजिक राजनीतिक न्याय उपलब्ध कराने के लिए एक समस्त होकर ये हम ये घोषणा करते हैं, ऐसा करके प्रोविजन किया गया है, ऐसा लिखा गया है। तो हमें उन्हीं को इसमें जो क्रम में बताना है कि अब इसके एक चीज़ और कि इसको कुछ लोगों ने मतलब क्या बोला था इसे, और इससे रिलेटेड केस कौन से थे। तो इससे रिलेटेड जो केस थे, एक तो आपका केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो 1973 में आया था। उससे पहले एक केस आया था बेरूवाड़ी मामला 1960 में। तो इसने बेरूवाड़ी मामला था 1960 का। तो इसने क्या कहा था, इसने कहा था कि ये उद्देशिका जो है, ये प्रेम्बिल जो है वो संविधान का भाग नहीं है। तो ये पूछ रहा था किसने कहा था, कौन से मामले में कि संविधान का भाग नहीं है सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेरूवाड़ी मामले में कहा था ये कि ये संविधान का प्रस्तावना जो भाग नहीं है। और कौन से मामले, फिर उसके बाद में केशवानंद भारती मामला आया था। तो इसने जो है इसने इसको संविधान का भाग माना, केशवानंद भारती मामले ने संविधान का भाग माना। अब इसमें कौन कौन से लोगों ने क्या क्या बात बोली थी। तो भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा और हृदय माना है इसे। और के एम मुंशी ने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है। कभी कभी स्टेटमेंट में देता कि राजनीतिक प्रेम्बिल को राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, राजनीतिक जन्मपत्री किसने कहा था, वो आपका कहा था के एम मुंशी ने, मुझे लगता है इससे रिलेटेड और आगे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे जो हैं। अब ये देख लेते हैं। देखिए पहले तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक 3 टाइप के न्याय की बात की गई है। तो हमारा जो न्याय हो गया, 3 टाइप के हैं न्याय, और 5 प्रकार की है स्वतंत्रता, और 2 प्रकार की समानता, और 1 प्रकार का भातृत्व किया गया है। तो हमारा आंसर हो गया ये। न्याय कितने प्रकार का, 3 प्रकार का, स्वतंत्रता 5 प्रकार की, और ये समानता 2 प्रकार की। ठीक है, आगे देखते हैं हम। भारतीय संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है। तो अभी हमने देखा था कि इसमें बोला गया था भारत के लोग संपूर्ण संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो पहला आ गया सार्वभौमिक, उसके बाद में सत्ता संपन्न समाजवादी, तो से ठीक है, पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो से किस मारा है, तो ये आ गया हमारा ये सार्वभौम सत्ता समाजवादी, जनवादी नहीं था उसमें, धर्मनिरपेक्ष, ये पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, तो हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रेम्बिल है वो भारत को किस रूप में घोषित किया। भारत जो है सार्वभौमिक, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, प्रजातंत्रीय गणतंत्र है, तो इस रूप में घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। विचारानुसार इसमें क्रम के अनुसार इसमें बताना है। अभी हमने आपको ऊपर क्रम बताया था, तो इसी हिसाब से आपको सेट कर। तो पहले सार्वभौमिक आएगा तो हमारा डी गया। उसके बाद में हमारा ए आएगा, सार्वभौमिक समाजवादी यानी से। तो हमारा ये सी के बाद में ए आया, तो ये गया और ये गया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस बार जोड़ा गया था। जो सोशलिस्ट है वो कब जोड़ा गया था। अभी हमने बताया कि प्रेम्बल में अभी तक एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है,
वो 1976 में 42 अमेंडमेंट था, एक ही अमेंडमेंट हुआ है तो इसमें जोड़ा गया है। तो 42 अमेंडमेंट माध्यम से प्रस्तावना में कौन सा जोड़ा गया है वो बताना कि कौन सा जोड़ा गया है। समाजवाद और पंथनिरपेक्ष ये जोड़े गए, एक होता है अखंडता भी जोड़ा गया था उसमें। धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी सब जोड़े गए थे 42 अमेंडमेंट 1976। आगे धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है, मतलब क्या बताता, तो हमारी ये प्रेमबिल में ही मेंशन किया गया है 1976 में। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु समाज प्रजातंत्री गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा था। देखो मैं बोल दिया ना, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेते हैं। तो किसने बोला था, तो ये जन्म कुंडली हमारा ये जो है के.एम. मुंशी ने बोला था। संविधान के एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा था, तो बी.आर. अम्बेडकर जी ने इसको पवित्र दस्तावेज माना था। आगे देखते हैं, किस बाद में के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है। अभी हमने देखा था कौन सा केस, बेरुवाड़ी मामला 1960 में हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि प्रेम बिल जो है नॉट ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये लेकिन 1973 में केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये संविधान ये जो है प्रस्तावना संविधान का भाग है। आगे देखते हैं, किसमें उद्देशिका में भाग बोला था। अभी हमने बोला कि किसमें बोला था, केशवानंद भारती मामले में। केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था। आगे देखते हैं, प्रस्तावना को संविधान की मौलिक संरचना का भाग घोषित किया गया, तो ये केशवानंद भारती मामला 1973। आगे देखते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हमारे संविधान का जो उद्देशिका है उसमें बुनियादी तत्वों पर खड़ा हुआ है, तो इनमें से अगर किसी तत्व को हम हटा देते हैं तो इसका सारा ढांचा ही ढह जाएगा, यानी कि संविधान वह नहीं रहेगा जिसका अर्थात अपना व्यक्तित्व जो पहचान ही खो देगा। तो इसमें जो है ऐसा अमेंडमेंट नहीं कर सकते जिससे क्या वो अपना अस्तित्व भी खो दे। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसकी व्याख्या की गई है। कैसे, उसमें जो है मूल अधिकारों, राज्य के नीति तत्व और मौलिक कर्तव्यों में, तो तीनों में उसके जो है प्रेमबिल की व्याख्या ऐसा करके की गई है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक भारतीय संविधान के उन उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है, तो कौन करता, आपका भारत की प्रस्तावना। आगे देखते हैं, उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, तो 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है। आगे देखते हैं, भारतीय प्रस्तावना की इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई है, तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 टाइप के न्याय हैं आपके, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल, 3 टाइप के न्याय हैं। आगे देखते हैं, आर्थिक न्याय का संबंध किससे है, तो आपका डीपीएसपी, आपका प्रिम्बल और डीपीएसपी दोनों में है। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक जस्टिस आपका प्रिम्बल में एंड डीपीएसपी में, दोनों में मेंशन है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान की उद्देशिका, भारत संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखती है। आगे देखते हैं, संविधान का भाग नहीं है और कोई विधिक प्रभाव भी नहीं रखती, ये तो गलत है। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि उसका कोई अन्य भाग, ये बात गलत है। संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर इसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है, ये बात सही है, तो हमारा डी सही है इसका। आगे देखते हैं, संविधान में दिया गया आमुख ये न्यायालय में लागू होगा, न्यायालय में लागू नहीं होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण है और उनकी उपयोगिता है, शासन करने के उद्देश्य को उल्लेखित करता है, संविधान के कानूनी अर्थ में सहायता करता है, ये फिर इनमें से कोई सा नहीं। तो इनमें से जो 4 बातें सही हैं, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो ये हमारा डी आंसर आ जाएगा। इसमें एक नहीं दिया था, तो हमारे 4 बातें सही हैं इसमें से। आगे देखते हैं कौन सा सही है, तो इसमें जो है सामाजिक समानता का प्रतिनिधित्व नहीं है, ये गलत है। देश में समानता विद्यमान नहीं है, ये भी गलत है। तो इसका जो था आंसर है इसका हमारा सामाजिक समानता संविधान में प्रभुत्व है, संविधान में प्रत्यभूत है, यानी कि मेंशन है, संविधान में मेंशन है। ठीक है, तो ये आंसर सही था। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, अब हम जो है शासन प्रणाली देखते हैं, भारत में किस टाइप की शासन प्रणाली है। शासन प्रणाली के कुछ क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे देखते हैं, ये क्योंकि लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता। संसद संविधान का संशोधन कर सकती है। देखिए ये यूपीएससी का क्वेश्चन होगा 100%, ये 2015 का क्वेश्चन है ये। और यूपीएससी के क्वेश्चन की साथ अच्छी बात ये रहती है कि इसमें चारों ऑप्शन सही होते हैं, सही दिखते हैं, लेकिन ये जो आपसे पूछना चाह रहा है एग्जामिनर, आप उसको बताना है, ये नहीं कि कुछ भी अपने हिसाब से जो पढ़ा है वही बता दिया।
तो इसमें क्या है, संसदीय प्रणाली हम कहते हैं मंत्रिपरिषद जो है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व है, तो उसको कहते हैं हम संसदीय शासन प्रणाली। कैसी भारत में संसदीय प्रणाली, सॉरी, ये मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 75 का 3 के अंडर में, 75। आगे देखते हैं, संसदीय स्वरूप का शासन का प्रमुख लाभ यह है कि क्या है इसका, कि कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है। यही वाली बात कह रहा हूँ, कार्यपालिका विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनी रहती है, रिस्पॉन्सिबल बनी रहती है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा एक सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है, तो कौन सा, इसमें मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य भी होते हैं, बात सही है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त है तब तक ही वे अपने पद पर रहते हैं, बात सही है। राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये गलत है, तो इसमें पहला दूसरा सही है। देखिए भारत में जो राज्य का अध्यक्ष है, राज्य का अध्यक्ष जो मंत्री राज्य बोला गया है यहाँ पे, मतलब राष्ट्र को राज्य का अध्यक्ष है वो राष्ट्रपति होता है, जबकि मंत्रिमंडल का जो अध्यक्ष होता है वो पीएम होता है, तो वो दोनों एक ही थोड़ी होता है, वो अलग अलग होते हैं। तो तीसरा हमारा गलत है, तीसरा इसमें ये गलत है तीनों। तो आगे देखते हैं हम, सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषयों में कौन सा बात जो है इसमें सही है। अभी हमने बताया था कि विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है इसमें, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित कानून में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्गत सिद्धांतों का अभिव्यक्त करता है। तो इसमें जो है, सरकार जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि है, ये बात सही है। आगे देखते हैं, विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है। कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं, सत्तावादी सरकार, ये भारत की शासन प्रणाली की व्यवस्था नहीं है। दूसरी है कि क्योंकि भारत की जो है ये गणतंत्र है, राजतंत्र नहीं है। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गणतंत्र है, और ये व्यवस्था जो ये राजतंत्र की व्यवस्था है। हमारे यहाँ 5 साल पर जनता जो अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन कर संविधान के अंदर लोकतंत्र सरकार का गठन करती है। तो यहाँ पे सत्तावादी सरकार नहीं है। आगे देखते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है कहाँ, ये हमें जो है मिलता है भारत के संविधान से। आगे, संवैधानिक सरकार का आशय है। संवैधानिक सरकार किसको, कोई भी सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो। ये जो है यूपीएससी के 2023 में भी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जबकि ये 2021 में पूछा जा चुका है। फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। तो ये आगे देखते हैं, राष्ट्रपति पद्धति में समस्त कार्यपालिका। अब हम देखते हैं थोड़ा सा, ये पढ़ते हैं राष्ट्रपति इसके बारे में। तो कौन सा राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति में निहित होती है, किस, वो राष्ट्रपति में होती है। आगे देखते हैं, भारत में राजनीतिक व्यवस्था में मूलभूत लक्षण कौन से हैं। तो ये देखिए, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बात ठीक है। इसमें संसदीय रूप की सरकार है, ये बात सही है। सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में नहीं है, ये बात भी सही है। यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, ये बात गलत है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, 3 बातें सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से विचार करना है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, ये बात ठीक है। भारत में एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, ये बात ठीक है। भारत में लोकतांत्रिक समाज है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, ये बात भी ठीक है। कल्याणकारी राज्य, ये बात भी ठीक है। तो 4 बातें सही हैं। आगे देखते हैं, कौन एक अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्व है। तो उसमें क्या होता है कि उसमें एकल कार्यपालिका होती है। आगे देखते हैं, कौन सा सही है, अधिष्ठात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है कौन सी, कार्यकारिणी का एक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है। राष्ट्रपति व्यवस्था को भंग नहीं कर सकता। ये 3 बातें सही हैं, उपरोक्त सभी बातें जो सही हैं इसकी। आगे देखते हैं, प्रेसिडेंशियल शासन का उदय सबसे पहले किस देश में हुआ था। तो ये आपका अमेरिका में हुआ था। प्रेसिडेंशियल शासन आपका अमेरिका में सबसे पहले उदय हुआ था। उसके बाद देखते हैं, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, यानी कि जनता को सरकारों को चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। जनता का सरकार को बदलने का तथा चुनने का तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है। आगे देखते हैं, लोकतंत्र का उत्कृष्ट गुण यह है कि वह क्रियाशील बनाता है साधारण पुरुषों और महिलाओं की वृद्धि, बुद्धि और चरित्र को, ये बात सही है। आगे देखते हैं, भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है, मतलब गणतंत्र का अर्थ ये है कि हमारे यहाँ का जो राष्ट्रपति होगा उसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। कोई भी वंशानुगत नहीं हो सकता जिस तरीके से ब्रिटेन में होता है। भारत में राष्ट्र का प्रधान जो होता है राष्ट्रपति होता है, जिसका हम निर्वाचन करते हैं। तो इसलिए भारत एक गणतंत्र है। तो इसका क्या आंसर हुआ, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है।
तीसरी बात सही है। भारत एक गणतंत्र है जिसमें अंतर्निहित है क्या, कि जो राज्य का जो अध्यक्ष होगा यानी कि राष्ट्रपति वो निर्वाचित होता है। गणतंत्र में राज्य का अध्यक्ष निर्वाचित होता है। आगे देखते हैं, किन से विधि निर्माता हो, कौन सा, किन से, ये थोड़ा सा क्लियर नहीं, किन से विधि निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है, कौन सी चीज़ों से। देखो संघीय में क्या, परिसंघीय क्या होता है कि अगर कोई ये पावर्स हैं, पावर्स का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सेंटर में, स्टेट में और पंचायती राज वगैरह में निचले स्तर पर, तो हम उसी को जो है ना परिसंघीय व्यवस्था बोलते हैं। तो राज्य और केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों को पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसे हम परिसंघीय बोलते हैं। भारत का संविधान कैसा है, कुछ कठोर और कुछ लचीला। कुछ मामलों में बहुत ही कठोर है जिसमें अमेंडमेंट करना बहुत मुश्किल होता है, और कुछ मामलों में इजीली अमेंडमेंट किया जा सकता है, तो इसलिए कठोर और लचीला इसको बोलते हैं। आगे देखते हैं, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये क्या, किसमें, न्यायिक समीक्षा, क्योंकि न्यायिक समीक्षा हमने जो है वो अमेरिका से अडोप्ट की है, अमेरिका से। बाकी सारी चीज़ें ये जो है हमारा ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ पर अंतर यही है कि इसमें न्यायिक समीक्षा का अंतर है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से कूट बताने हैं कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये बात ठीक है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो ये दोनों बातें तो ठीक हैं, लेकिन ये इसका सही एक्सप्लेनेशन नहीं है। दोनों बातें ठीक हैं लेकिन ये सही स्पष्टीकरण नहीं है इसका। आगे देखते हैं, भारत में संघवादीय व्यावहारिक नहीं है, राज्य का एक संघीय राज्य नहीं है। तो संघीय राज्य नहीं है, ये तो गलत है, तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो हमारा सी आंसर आ गया। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्न में कौन सा अनिवार्य विशेषता दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है। तो कौन सी, न्यायपालिका की स्वतंत्र सुरक्षित है। आगे देखते हैं, जनगण मन अधिनियम भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 1950 में। अब कभी कभी इसकी डेट पूछ लेता, तो आप जो है डेट नोट करें, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी। और 1949 में हमारा जो है संविधान बनकर तैयार हुआ था। 51 में पहला अमेंडमेंट हुआ था, 48 में कुछ ऐसा नहीं था। आगे, राष्ट्रगान वादन का काल कितना है, कितने टाइम के अंदर राष्ट्रगान गाना चाहिए, तो 52 सेकेंड के अंदर। आगे देखते हैं, भारत शासन द्वारा राजकीय चिन्ह स्टेट एम्बलम कब से अंगिरत किया गया था। तो स्टेट एम्बलम को कब किया गया था, 26 जनवरी 1950। और ये कब था हमारा राष्ट्रगान, ये 24 जनवरी को थे, ध्यान रखना है। ऐसी इस टाइप की डेट्स एग्जाम में पूछता बार बार। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था। तो ये 22 जुलाई 1947, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज को, हमारे जो तिरंगे को है, पहले ही स्वीकार कर लिया गया था। राष्ट्रीय ध्वज को पहले ही स्वीकार कर लिया गया था, तो 22 जुलाई 1947। आगे देखते हैं, अब इसमें विचार करना है कि कौन सी इसमें सही है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया था, ये बात ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र यानी कि तिल्लियाँ कितनी, 23, 21, 22 नहीं, उसके अंतर्गत 24 तिल्लियाँ हैं, 24। तो दूसरा ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, आपका पहला आंसर आ गया। तो उसका अनुपात कितना लंबाई और चौड़ाई का, ये यूपीएससी का इस बार का पूछा गया क्वेश्चन है। यूपीएससी में 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उसका अनुपात कितना पूछा गया था, लंबाई और चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 का है, 3:2, ये ध्यान रखना है इसका। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था अभी। संविधान ने किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय ध्वज को कब, किस दिन वो किया गया था, 22 जुलाई 1947। राष्ट्रीय पशु बताना है आपको कौन सा है, राष्ट्रीय पशु यहाँ का बाघ है। और ये एक इससे रिलेटेड आपको इन्वायरमेंट में बताया था मैंने आपको कि 1973 में एक बाघ परियोजना लाई गई थी। कौन सी, बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1973 में। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है, आपका राष्ट्रीय पुष्प कमल है। आगे देखें, कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। इसमें किसमें संवैधानिक उपबंध नहीं है, तो ये सेंटर क्या काम कर सकता है, राज्य क्षेत्रों को घटा सकता है, यानी संसद बढ़ा सकता है, घटा सकता है, नाम परिवर्तन कर सकता है, एक संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, ये नहीं होगा। एक राज्य संघ जो है, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र में शामिल कर सकेगा, ये नहीं होगा। तो इसमें कभी कभी पूछ लेता कि इन तीनों का आर्टिकल कौन सा है, इन तीनों का आर्टिकल है 3। आर्टिकल के 3 के अंदर में प्रोविज़न है
कि किसी राज्य की सीमाएं बदलने, राज्य का निर्माण करने और उनके नाम परिवर्तन करने का अधिकार संसद को दिया गया है। किसको दिया गया? संसद को यह अधिकार दिया गया है, संसद को। राज्यों को अधिकार ये प्राप्त नहीं है। आगे देखते हैं। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, आर्टिकल 3 के अंतर्गत एक कानून द्वारा संभव नहीं है। क्या संभव नहीं है? नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का, देखो, राज्यों का गठन कर सकते हैं आप, नए राज्यों का गठन कर सकते हैं, नए राज्यों का प्रवेश नहीं कर सकते हैं। नए क्षेत्रों में परिवर्तन और सीमाओं में परिवर्तन कर सकते हैं। आगे देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। तो ये यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्राप्त हुआ संविधान में, क्योंकि भारतीय राज्यों से अलग होने का अधिकार नहीं है, बात ठीक है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी, ये बात भी सही है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों का पुनर्गठन में भाषाई को पश्चिम आधार में नहीं थी। ये तीनों बातें सही हैं इसमें। आप देखते हैं संघीय व्यवस्था के अंतर्गत कौन सा सही नहीं है। सही नहीं, सही पूछा है, कौन सा इसमें सही है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ये बात सही है, ये बात गलत है? नहीं सही है, सॉरी, ये बात सही है। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी, ये बात गलत है। तो पहला हमारा जो है सही है इसमें। आगे 1956 में राज्य पुनर्निर्माण अधिनियम जब लाया गया था तब कितने राज्य और संघ क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो उस टाइम पे 14 स्टेट थे और 6 यूनियन टेरिटरी थे। अब कितने? 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं अभी 2023 में। तो ये उस टाइम 14 थे और 6। भारत में कितने राज्य और संघ प्रदेश हैं? अभी मैंने बताया कितना, 28 + 8, ठीक है। इसमें ये पुराना क्वेश्चन है तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, तो इनमें से कोई नहीं। आगे देखते हैं। तेलंगाना राज्य बने जाने के बाद भारत में राज्यों की संख्या कितनी हो गई थी? तो 28 हो। कितने यूनियन टेरिटरी हैं? अभी बताया 8 यूनियन टेरिटरी हैं। संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, कौन सा नहीं है इसमें से? गोवा एक स्टेट है। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद तक अभी नहीं बदला है? तो इनमें सबके बदले, केरला, तमिलनाडु, इसके चारों के बदले, तो इनमें से कोई नहीं है, ये ऑप्शन हमारा होगा। तो चारों के बदले थे। आगे देखते हैं। राज्यों के गठन की व्यवस्था आप किलोग्राम बताना कि कौन किसका गठन कब हुआ था। एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ लेता है। देखिए आपका जो गोवा है, आपका गोवा बना था 1987 में, गोवा 1987। तेलंगाना आपको पता 2014 में, सबसे बाद में तेलंगाना बना है। झारखंड आपको पता 2000 में बना है, 2000। और आपका जो है ये हरियाणा 1966। तो सबसे पहले आपको कौन सा बताना है? सबसे पहले आपका बना 1966 में हरियाणा, चौथा, उसके बाद में आपका गोवा, फिर आपका झारखंड, फिर तेलंगाना सबसे लास्ट में। अगर आपको एक भी पता होता कि तेलंगाना अभी बना है तो आप 2 एलिमेंट ईजिली कर सकते थे, फिर आपको इसमें से करना है, ठीक है। आगे देखते हैं। राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालानुक्रम बनाए तथा अंत में किए गए कोटों का सही प्रयोग में चयन करना है। अब आपको बताना कौन कौन से स्टेट कब कब बने थे। देखिए झारखंड का भी बताया हमने 2000 में। सिक्किम कब बना था? 1975। अरुणाचल प्रदेश 1987 गोवा के साथ, और छत्तीसगढ़ आपका 2000। तो 2000 में जो 3 स्टेट बने थे तो उसमें याद रखना, एक तो था छत्तीसगढ़, दूसरा आपका उत्तराखंड और तीसरा आपका झारखंड, CUG। तो जो सी बना था आपका छत्तीसगढ़ वो 1 नवंबर को बना था, उत्तराखंड बना था आपका 9 नवंबर को, और झारखंड बना था आपको 15 नवंबर को। तो कभी कभी इनका तीनों का सीक्वेंस पूछ लेता है। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर, उत्तराखंड 9 नवंबर और ये झारखंड 15 नवंबर, ठीक है। तो अब हमारा आंसर इसमें बी आ गया। तो चौथा यहाँ सिक्किम 1975, उसके बाद में दूसरा अरुणाचल प्रदेश, फिर ये 2000 में, फिर ये दोनों 2000 में। आगे देखते हैं। इनका कालन राज्यों का दर्जा प्राप्त करने का सही कालानुक्रम बताना कि कौन सा था। इसमें देखो हमने बताया 1975 में सिक्किम बना था, तो नागालैंड उससे जो है पहले ही बना था, नागालैंड, हरियाणा। अरुणाचल प्रदेश 90 सिक्किम के बाद में था। अभी देखो सिक्किम के बाद में अरुणाचल प्रदेश होना चाहिए, यहाँ पे सिक्किम के पहले अरुणाचल प्रदेश, ये गलत हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, तो ये गलत हो गया। सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश, तो पहले सिक्किम फिर अरुणाचल प्रदेश, हमारा बी आंसर इसका आ गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य कब बना था? देखो चारों डेटा इसमें जो है हमने दे दी थी, मैंने बताया था, इसलिए आपका ये छत्तीसगढ़, ये फिर झारखंड, CUG 1, 9, 15। तो आप 1 नवंबर को बता देंगे छत्तीसगढ़ 1 नवंबर को बना था।
उसके बाद उत्तराखंड कब बना था? 2002। कब? 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, उसके बाद में आपको झारखंड बताइए 2000 में बना था ये भी। 1960 के बाद उन्हें आरोही कालानुक्रम में बताना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है। आपको हरियाणा पता होगा कि 1966 में बना था, सिक्किम 1975 में बना था, और मेघालय 1972 का था। 1972, ये 1975 है, 1972। और नागालैंड का आपका 1963। तो हमारा सी आंसर इसके हिसाब से आ जाता है। आगे बढ़ते हैं, सही कालानुक्रम बताना है इसमें। आंध्र प्रदेश कब बना था? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, सिक्किम। अभी आपको सिक्किम का, अभी इनमें से फिर आप एलिमिनेट करके इजीली निकाल सकते हो। 1966 हो गया। ठीक है, आंध्र प्रदेश सबसे पहले बना था। आंध्र प्रदेश 1953 में बना था, सबसे पहले बना था आंध्र प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश बना था 1971 में। ठीक है, तो आपको जो सबसे लास्ट में कौन सा बना था? ये सिक्किम। तो आपको चौथे नंबर पे ये रखना है, पहले पे पहला, फिर तीसरा, दूसरा, चौथा। ये हमारा आंसर आ गया इसका। अब पढ़ते हैं नागरिकता के बारे में। नागरिकता के बारे में कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिकता, तो भारतीय संविधान के किस भाग में हमें नागरिकता के बारे में पढ़ते हैं? तो नागरिकता में भाग 2, आर्टिकल इसमें कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। भाग दो में आर्टिकल हम नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ते हैं भाग 2 में। तो 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक है। आगे देखते हैं, भारत, तो नागरिकता संबंधित प्रावधान भाग 2 में है। अब इसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक? 5 से लेकर 11 तक। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता से संबंधित प्रावधान? तो कैसी नागरिकता? भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। आगे देखते हैं, और भारत में नागरिकता की विशेषताओं में कौन सी सही है? तो संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता है यहाँ पे। अब भारत संविधान का कौन सा एक अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों को प्राथमिकता प्रदान करता है? अब हम जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट्स में जो कुछ क्वेश्चन है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हो गया पहला। अब इसमें पहले फंडामेंटल राइट्स के बारे में कुछ बता देता हूँ। तो फंडामेंटल राइट्स हमारे जो अमेरिका से लिए गए थे, वो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक हैं। कहाँ से? आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अमेरिका से लिए गए थे, अमेरिका से। और भाग, अगर भाग की बात करें तो भाग में जो है तीसरे भाग में है ये। और इनमें जो है संवैधानिक, इसमें जो है ये गारंटी दी गई है हमारे मौलिक अधिकारों का कस्टोडियन कौन है? वो सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, और उसमें बीच बीच में कुछ अमेंडमेंट हुए थे, वो हम अमेंडमेंट को इसमें पढ़ेंगे, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए थे बीच बीच में इसमें। तो अब इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है अनुच्छेद 13, यानी कि आर्टिकल 13। भारत के संविधान के आर्टिकल 13 का मुख्य उद्देश्य इनमें से संविधान की सर्वोच्चता स्वीकार, ये सुनिश्चित करता है कि वो कौन सा है? वो ये मौलिक अधिकार में आर्टिकल 13 किसमें? मौलिक अधिकार भाग 3। संविधान में समता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। कहाँ पे? तो हमारा आर्टिकल ये समता का अधिकार बोले तो कहाँ से? 14 से लेके 18 तक, 14 से 18 तक समता का अधिकार दिया गया है। उसमें 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18, ये समता का अधिकार के अंतर्गत आते हैं। समता का अधिकार। आगे क्वेश्चन देखते हैं, समानता का अधिकार संविधान की निम्न में से कौन से आर्टिकल में के अंतर्गत आया है? तो अभी हमने देख लिया 14, 15, 16, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये हमारा आंसर आ गया। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो कौन सा? आर्टिकल 14, जो सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है, सरकार को नियंत्रण में रखता है। तो ये क्या बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो भारत का हो या विदेशी हो, सब पर यह अधिकार लागू होता है। ठीक है, आगे, भारत के संविधान में कौन सा आर्टिकल अनुच्छेद कानून के समक्ष समता से संबंधित है? तो कौन सा? आर्टिकल 14। कानून के समान संरक्षण किसमें दिया गया है? आर्टिकल 14 में। इस क्वेश्चन को किसी भी तरीके से एग्जामिनर घुमा के पूछ सकता है। कानून को लागू करने के लिए कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को नियंत्रित विधेयक देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो किसका? आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। आर्टिकल 44 हमने बताया था यूसीसी से रिलेटेड है। आर्टिकल 32 और रेट जारी करता है कौन? सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 18
एजुकेशन से उससे रिलेटेड है कि अपने कौन से विद्यालय में शिक्षा का किया जा सकता है। तो आगे देखते हैं। भारत के संविधान में जैसा निहित है कि निम्नलिखित में से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है, अभी हमने बताया था। तो ये कानून के समक्ष समता की बात करता है, अवसर की समता की बात करता है, सामाजिक समानता की बात करता है, आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। ये हमारा प्रेम्बल में आर्थिक न्याय की बात करता है और डीपीएसपी आर्थिक समानता की बात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में समान आधार निर्मित करने के उद्देश्य से राज्य असमान लोगों के लिए निम्न व्यवहार कर सकता है। ठीक है, समान लोगों में विधि समान होगी और समान रूप से प्रशासित की जाएगी। तो ये दोनों बातें आपकी ठीक हैं, ए और बी दोनों सही हैं और एक का आर स्पष्टीकरण भी सही है। आगे देखते हैं। किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार नियमन करने हेतु सक्षम बनाया है? किसने बनाया है? तो आपका ये तीनों प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द ए भाग में आर्टिकल 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और एक को आर्टिकल 16 के साथ मिलाकर पढ़ना, तो तीनों बातों को मिलाकर पढ़ना सही है। तो प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द समाजवाद शब्द को किस आर्टिकल के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त? तो आर्टिकल 14 और 16 को समाजवाद के साथ मिलाकर आर्टिकल 14 और 16 को प्राप्त करने से पढ़ने से समान कार्य के लिए समान वेतन को मौलिक अधिकार में परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई किसको? सुप्रीम कोर्ट को। भारत के संविधान में अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से आर्टिकल में किया गया है? तो अभी हमने बताया कौन से में किया गया है, तो आर्टिकल 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में जिक्र किया गया है। आर्टिकल 14 समानता से रिलेटेड है, इसमें 6 प्रकार के आपको जो है स्वतंत्रता दी गई है। और आर्टिकल 20 के बारे में भी हम पढ़ेंगे अगले क्वेश्चन में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन कौन से में? 17। आगे क्वेश्चन, कौन सा अस्पृश्यता? 17। अनटचेबिलिटी का संबंध किससे है? अनटचेबिलिटी से। छुआछूत अनटचेबिलिटी मतलब 17। अनुच्छेद वे मौलिक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिया गया है किस? आर्टिकल 17 में। देखो किस किस टाइप से ये फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं घुमा घुमा बिकॉज ये न्यूज़ में रहते हैं अधिकतर, तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इसे फंडामेंटल ड्यूटीज़ को एक एक आर्टिकल को आप इसको ध्यान से भी देख लेना और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और डीपीएसपी को उसकी अगली क्लास हम दूसरी क्लास में लेकर आएंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फिलहाल तो हमने स्टार्टिंग के 15 टॉपिक जो इसमें कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप बहुत अच्छे से इसको देख भी रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के रूप विरुद्ध संरक्षण की बात की? तो ये समता के अधिकार में। कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 14 से 18 तक समता के अधिकार। आगे देखते हैं। भारत में अस्पृश्यता निवारण निम्नलिखित से उपाय किस आधार पर किया जा सकता है? कानून बनाकर, जाहिर सी बात किया जा सकता है। SC/ST अधिनियम लिखा है। शिक्षा की अनुमति, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा मिलेगी तो फिर अपने आप ही जातिवाद भेदभाव खत्म होगा। जन जागरण के द्वारा, ये बात भी ठीक है। नौकरी में प्रवेश दिलाकर, ये बात थोड़ी सही नहीं है। तो पहला और दूसरा तीसरा ये बातें सही हैं। आगे देखते हैं। अस्पृश्यता संरचनात्मक हिंसा का सबसे खराब स्वरूप है। ठीक है, क्योंकि अस्पृश्यता के चलन का आधार धार्मिक स्वीकृति है। ये बात दोनों सही है और उसका सही एक्सप्लेनेशन भी करता है। आगे देखते हैं। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको राइट टू फ्रीडम, राइट टू स्पीच का कौन से में दिया गया है? तो आर्टिकल आपका 19 में ये दिया गया है। आगे देखते हैं। कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता? तो प्रेस की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 19। प्रेस की स्वतंत्रता 19। तो प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। कहाँ पे? अब यहाँ पे थोड़ा एग्जाम में डीपली चला गया। आर्टिकल 19 की क्लोज 1 के ए में है। आर्टिकल 19 क्लोज 1 के ए में समाचार पत्रों की स्वतंत्रताएं कहाँ पे है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 19 के 1 के ए में विशेष रूप से उपबंधित है। ये बात सही है। आगे देखते हैं। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए आयु के बीच सभी बच्चों को, शिशुओं को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। कहाँ पे? तो ये मूल अधिकार में। डीपीएसपी में भी है बट वहाँ पे, लेकिन ये मूल अधिकार में है। ये शिक्षा का अधिकार जो मूल अधिकार में दिया गया है, ये मूल अधिकार है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? 1 अप्रैल 2010 में। 1 अप्रैल 2010 में ये जोड़ा गया था। आगे देखो। कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है?
तो कौन सा? शिक्षा का अधिकार। आगे देखते हैं, राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। दूसरा, क्योंकि एक प्रजातांत्रिक समाज में शिक्षा का अधिकार मानवाधिकार के रूप में विकास के अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। ये बात तो दोनों सही है और उसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। दोनों बातें सही है, इसका एक्सप्लेनेशन भी सही है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिलिखित किया गया है? तो मानव देह का व्यापार और बंधुआ मजदूरी का निषेध, ये किया गया है इसमें। अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये इसमें नहीं है, वो समता के अधिकार में है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, ये भी नहीं है। और कारखानों और मजदूरों में, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आपके कौन कौन से आर्टिकल 23 और 24 हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार में। स्टार्टिंग में हमने देखा था समता का अधिकार, तो उसमें 4 आर्टिकल थे हमारे 14 से 18 तक। अब इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें है आपके 2 आर्टिकल 23 और 24। तो हमारा पहला और चौथा सही है। आगे देखते हैं, बच्चों के शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो ये किस में है? आर्टिकल 24। 19 देखा था हमने, ये महिलाओं से रिलेटेड है। मानव दुर्व्यवहार, इसमें मानव दुर्व्यवहार के बारे में है। मानव के साथ में दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा, दुर्व्यवहार या बालाश्रम नहीं किया जाएगा, या फिर बालाश्रम नहीं किया जाएगा। तो ये इसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। 19 में हमने देखा था, 17 में अस्पृश्यता है। आगे देखते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित है। और ये याद रहेगा आपको कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, वो फंडामेंटल राइट्स वो परिवर्तनीय हैं, यानी कि उनके अगर वो आपका उल्लंघन होता है तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जबकि जो DPSP है आपका, उसको वो परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि अगर उसका उल्लंघन भी होता है, वायलेशन भी होता है, तो आप सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। ठीक है, ओके। आगे देखते हैं, तो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत पहला, धर्म प्रचार करने का अधिकार है आपको। सिखों को कृपाण धारण करने का एवं रखने का अधिकार है। राज्य को समाज सुधारक विधि का निर्माण करने का अधिकार है। ठीक है, धार्मिक निकायों को धर्म परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है, ये परिवर्तन आपको करने का अधिकार नहीं है। हाल फिलहाल में इसके कई सारे केस आए हैं अभी, तो अलग अलग ढंग से धर्म परिवर्तन का इसमें कुछ किया गया था, तो वहाँ पे ये धर्म परिवर्तन करने का आपको अधिकार नहीं है। तो चौथे में आपके 3 जगह चौथा आ रहा है, तो हमारे गलत हो गया है। तो हमारा पहला, दूसरा, तीसरा है। ये मुझे लगता है धर्म एक निजी मामला है और इस पर धर्म पे ज़्यादा लोगों को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अपना जिसमें फेथ है जिसका, तो उसी हिसाब से उसको माने और उसी को पालन करें। तो ये उसका इंडिविजुअल मामला है, खैर हमें क्या करना उसमें। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों द्वारा कृपाण धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो आर्टिकल 25 के अंतर्गत ये जो माना गया है। 25 का संबंध किससे है? तो धर्म की स्वतंत्रता से। आगे देखते हैं, आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे सम्मिलित नहीं करता है? तो इसमें पारसियों के बारे में मैं जिक्र नहीं है, पारसियों को सम्मिलित नहीं करता है। 25 के अनुसार धर्म स्वतंत्रता का अधिकार किसके अधीन नहीं है? तो मानववाद के अधीन नहीं है। तो आर्टिकल 26 में धार्मिक कार्यों के संबंध में स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? अभी देखते हैं इसमें जरा क्या प्रतिबंध लगाया गया। तो आपका लोक व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से लोक व्यवस्था ये प्रतिबंध लगा सकता है। शिक्षा बी का, आपका स्वास्थ्य का, आपका शिक्षा के अंतर्गत धर्म ये निरपेक्षता, स्वास्थ्य के अंतर्गत सदाचार। तो इसका आंसर हो जाता है हमारा पहला, चौथा, पाँचवा। इसमें वो ये वर्ड गलत कर दिए, लेकिन हमें इस तरीके से मिलाना है इसको। पहले का पहला शिक्षा का धर्मनिरपेक्षता, इसका सदाचार। आगे देखते हैं, कौन सा सही एक सुमेलित नहीं है इसमें? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो ये आर्टिकल जो 23 है, अभी हमने बताया था कि मानव के प्रति ये दुर्व्यवहार है और जो बलाश्रम है उसके ये प्रोविजन करता है। 24 कारखानों में बच्चों का जो नियोजन है ना, उसको प्रतिषेध करता है। और 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता देता है। 29 शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ये नहीं है, ये 29 के अंतर्गत नहीं है। ये जो है आपका आर्टिकल 30 में है ये। आगे देखते हैं, मौलिक अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? तो न्यायपालिका है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो, दोनों न्यायपालिका है। यानी कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक न्यायपालिका है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के अंतर्गत
किसे मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है? किसे? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायालय को। किस एक को नागरिकों को मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा भारत के संविधान की अभिभाषक माना जाता है? तो किसको? उच्च न्यायालय को। आगे देखते हैं कौन सा कथन इसमें से सही नहीं है। के.एम. मुंशी संविधान का प्रारूप बनाने वाली समिति के एक सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान स्वीकार किया गया, ये बात भी ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति 1957 में पंचायती राज से संबंधित थी। इसने 3 टायर पंचायती राज की व्यवस्था की सिफारिश की थी। 3 टायर। अशोक मेहता ने 2 स्तरीय की। तो अब अगला, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक भारत का राष्ट्रपति, राष्ट्रपति नहीं है, उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय है या फिर न्यायपालिका कहेंगे उसको। ये डी सही है हमारा। यहाँ तक ये गलत पूछ रहा है ना, गलत तो यही है, राष्ट्रपति नहीं होता है। तो कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं? तो मौलिक अधिकार, मतलब इनको लागू करने के लिए आप जो सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है आपको ये रेट जारी करती है। आपकी जो रेट जारी करती है, 5 टाइप की रेट्स होती है, वो हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी रेट्स होती है। एक अधिकार जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, यानी कि आर्टिकल 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है। आगे देखते हैं, कथनों पर विचार करना। संविधान के अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसकी आत्मा कहा है, बात ठीक है। संविधान 32 मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण के विरुद्ध प्रभावी उपचार का प्रावधान करता है। तो ये दोनों बातें सही हैं और इसका एक्सप्लेनेशन भी, स्पष्टीकरण भी सही है। आगे देखते हैं, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का उच्चतम न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए विभिन्न रेट जारी कर सकता है? तो अब ये पूछ रहा है, देखो सुप्रीम कोर्ट, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कौन सा आर्टिकल के अंदर? 32 के। अगर वो पूछता हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट निकालता हमारा हाई कोर्ट ये कहेंगे उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और ये उच्चतम न्यायालय, तो उच्च न्यायालय निकालता है 226 के अंडर में। तो हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। आगे, किसी भी व्यक्ति को स्वतंत्रता का महानतक रक्षक कौन होता है? कौन सा? एक प्रलेख में कौन से में? तो वो होता बंदी प्रत्यक्षीकरण में। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो है अगर किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी हिरासत में रख लेता है तो कोर्ट आदेश देता है कि उस बंदे को निश्चित समय के अंदर न्यायालय में लाया जाए। तो इसको कहते हैं बंदी, यानी कि बंदी, अगर किसी को बंदी बना लिया जाए है तो उसको निश्चित समय के अंतर्गत, एक टाइम पीरियड के अंतर्गत उसको न्यायालय में लाया जाए। अगर कोई किसी को गिरफ्तार कर लेता है, घर में बंदी बना लेता है रुपये पैसे के चक्कर में किसी भी केस में, तो कोई भी केस हो सकता है, तो उसमें केस में जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसमें से कुछ और को भी डिस्कस किया जा सकता है। जैसे क्या परमादेश होता है, तो हम आदेश देते हैं किसी भी मामले में सुप्रीम कोर्ट आदेश दे सकता है। और प्रतिषेध में क्या होता है कि जो निचली न्यायालय होते हैं कोई फैसला सुनाते हैं तो उन पर जो है वो मतलब प्रतिषेध लगा देता है, ठीक है, अधीनस्थ न्यायालयों के। और उत्प्रेषण में पूर्णतः सूचना मांगता है कि बताओ हमारे पास में क्या है, मतलब आप जो भी कर रहे हो कार्य उसके बारे में सूचना दो, इस टाइप से। आगे देखते हैं, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था। संपत्ति के अधिकार को संविधान के भाग 7 में आर्टिकल 300 के ए के तहत विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो ये दोनों बातें जो सही हैं। अब पूछ लेता, कभी कभी पूछ लेता है कि संपत्ति के अधिकार को किसके मतलब कौन से आर्टिकल के हिसाब से वो करा गया था, तो 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा इसको जो है हटाया गया था। वो कहाँ डाल दिया गया? अब 300 के ए में। अब ये मौलिक अधिकार रह गया है कि नहीं, अब ये सिर्फ विधिक अधिकार रह गया है। तो ये अब विधिक अधिकार है या फिर वैधानिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार वैधानिक अधिकार है। आगे देखते हैं, आर्टिकल 301 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। क्या बात ठीक है? नहीं, अभी हमने पीछे देखा था कौन सा आर्टिकल है, 300 का ए, 300 नहीं है, 300 का ए आर्टिकल है संपत्ति से रिलेटेड। तो पहला गलत हो गया, तो ये गलत हुआ, ये गलत हुआ, हमारा दूसरा सही होगा, ये दूसरा इसमें भी ये दूसरा सही। संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो 30 के ए को उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। तो याद रहे कि उस टाइम पे केंद्र में इसकी जो है सरकार नहीं थी, ठीक है। तो तीसरा भी गलत है हमारा, पहला सही है, ये मतलब दूसरा वाला ये सही है। आगे देखते हैं, संपत्ति के अधिकार का लोप कब किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन
1978। संपत्ति को मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? 44 अमेंडमेंट 1978। मौलिक अधिकार कब हटाया गया था? 78 में। संपत्ति का अधिकार 44 अमेंडमेंट। 44 अमेंडमेंट में हटा दिया कर क्या कर दिया गया था? इसको जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। आगे देखते हैं। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से निष्कासित करके कौन से में? 44वां संविधान संशोधन। आगे देखते हैं। मूल अधिकार नहीं है संपत्ति का अधिकार। ये कई क्वेश्चन अलग अलग टाइप से तो इसलिए कवर किए गए थे। मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को दिया गया है, नहीं दिया गया है। कौन सा? संपत्ति का अधिकार। 6 मूल अधिकारों में नहीं है। आपका कौन सा? विरोध का अधिकार नहीं है। कौन सा अधिकार प्रदान नहीं करता है भारत का संविधान? कौन सा अधिकार प्रदान? तो आपको समान आवास का अधिकार प्रदान नहीं करता है। आगे देखते हैं। मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को नहीं दिया गया है, तो सूचना का अधिकार नहीं दिया गया है। तो किन को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? क्योंकि किसी को इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार उल्लंघन होता है। इसमें अंतकरण की और धर्म की स्वतंत्रता का उल्लंघन होता है। राष्ट्रगान गाने किसी को बाध्य करने का कोई बंद नहीं है। तो ये तीनों बातें इसकी सही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों सही हैं इसके। आगे देखते हैं। कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार। आगे देखते हैं। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है किस पे? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार पर, विधि के समक्ष समता अधिकार, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार, धर्म की सुरक्षा, इसका भी है, इसका भी है। तो इसका जो है व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार पर दावा नहीं कर सकता है। तो किसी धार्मिक संप्रदाय समुदाय को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक दर्जा दिया गया तो किस विशेष का हकदार हो जाता है? अल्पसंख्यक का दर्जा में पहला, यह संप्रदाय समुदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना संचालन कर सकता है। भारत के राष्ट्रपति स्वयं में इस संप्रदाय समुदाय के एक प्रतिनिधि को लोकसभा में निर्वाचित नहीं, ये गलत है। दूसरा गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। 15 पॉइंट कार्यक्रम के लाभ प्रदान कर सकता है। तो दोनों बातें सही हैं, पहला और तीसरा। अब आते हैं हम डीपीएसपी के बारे में पढ़ते हैं थोड़े से कुछ क्वेश्चन डीपीएसपी के। ये ध्यान याद रहे पहले तो डीपीएसपी के बारे में कुछ देखिए। ये जो है संविधान के भाग 4 में है। ये संविधान के भाग 4 में कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से। फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था? अमेरिका से या आयरलैंड से लिया गया। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51 तक है। वो आर्टिकल 12 से 35 तक थे, तो 36 से 51 तक है। संविधान के कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया। और न्यायालय द्वारा ये इन्फोर्सेबल नहीं है, न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यानी कि इन्फोर्सेबल, ये न्यायालय द्वारा इन्फोर्सेबल नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। डीपीएसपी भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। जबकि फंडामेंटल राइट का उद्देश्य क्या था? उसका था राजनीतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। ये फंडामेंटल राइट का था, ये फंडामेंटल राइट का, ये डीपीएसपी का है। डीपीएसपी का सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। आगे देखते हैं। डीपीएसपी सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना है, सामाजिक आर्थिक धर्म राज्य की स्थापना करना नहीं है। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। आगे देखते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो अभी मैंने बताया था कि जो फंडामेंटल राइट हैं आपके, जो फंडामेंटल राइट हैं वो फोर्सेबल हैं, वो। जो डीपीएसपी है वो नॉन फोर्सेबल है, या फिर इनफोर्सेबल नहीं है वो। ठीक है, तो ये कौन सा? ये सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय है। बात सही है हमारी। चलो आगे देखते हैं। निर्देशक तत्व अबाध योग्य हैं। ठीक है, उनके खिलाफ सीधा सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट नहीं दिया जा सकता। कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो कौन सा भाग है हमारा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यानी कि डीपीएसपी। कल्याणकारी राज्य के लिए का विचार पाया जाता है कहाँ पर? तो आपका प्रेम्बल में और डीपीएसपी में दोनों में पाया जाता है। तो दोनों आंसर हो गए इसके। डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से किस भागों में विभाजित किए जा सकते हैं? तो देखो, इनको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, समाजवादी, गांधीवादी और उदारवादी। लेकिन याद रहे कि ये इस तरीके का विभाजन संविधान में नहीं है, हमने अपनी सहूलियत के हिसाब से इनको विभाजित कर रखा है। ठीक है, संविधान में इस टाइप का कहीं भी विभाजन नहीं है। ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ लेता है यूपीएससी के टाइप के, पीसीएस के टाइप में क्वेश्चन कन्फ्यूज करने के लिए कि संविधान में इसका विभाजन किया गया। नहीं, विभाजन नहीं है इसका। ठीक है, तो उपयुक्त सभी में। तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से ली गई है? तो डीपीएसपी की प्रेरणा हमें
किस संविधान से प्राप्त हुई है? ये आयरलैंड से ली गई है। आगे देखते हैं, डीपीएसपी तत्वों में किस संविधान से लिया गया? आयरलैंड से। डीपीएसपी का विचार कहाँ से आया? हमारा आयरलैंड से। सिद्धांत हैं कौन से? ये वाद योग्य नहीं है। कौन सा देश के शासन में आधारभूत है? तो आपका डीपीएसपी किसी भी शासन के लिए आधारभूत है। भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? तो ये राज्य के निजी तत्व का उल्लंघन करता है। आगे देखते हैं, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान को सुनिश्चित किया गया है। यह है क्या है? ये डीपीएसपी का अंग है। कहाँ पे मेंशन करता है? तो ये जो है हमारा आर्टिकल 29 के घ में ये मेंशन है, 29 का घ, जो कब 1976 में पारित किया गया था, उसके द्वारा जोड़ा गया था ये। ठीक है, आगे देखते हैं, राज्य के निजी तत्वों में कौन सा निहित है? तो हमारा पुरुष और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन। आगे देखते हैं, कौन मौलिक अधिकार का एक भाग नहीं है? समान कार्य के लिए समान वेतन, हमने अभी बताया था, वो मौलिक अधिकार का भाग नहीं है, आर्टिकल 39 के घ में है वो, जो डीपीएसपी का भाग है, डीपीएसपी का भाग है वो। ठीक है, किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो डीपीएसपी के अंतर्गत की गई है। आर्टिकल कौन सा बताया था हमने? आर्टिकल 40 बताया था उसका। आगे देखते हैं, पंचायती राज का गठन आर्टिकल 40 हो गया। ये सरकार ने हमें पंचायती राज का गठन आर्टिकल 40 हो गया। 32 में हमने बताया था कि रेड जारी करता है। 42 में जानवर और उससे रिलेटेड है। 51 आपका 51 किससे रिलेटेड है? वो नेशनल इंटरनेशनल के संबंध जो है उससे रिलेटेड है। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, आर्टिकल 40 के अंतर्गत में। आगे अब इनको मिलान करना है। अभी हमने बताया था कि जो पंचायतों का गठन है वो कहाँ पे किया गया? पंचायतों का आर्टिकल ये इसमें, तो इसमें पहले ये हमारा आंसर ही आ गया। यूसीसी हमने कब बताई थी? यूसीसी बताया था हमने 44 में। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड किसमें? 44 में। तो बी का, तो इसका आंसर देखते हैं हम। पहले का कौन सा आंसर था? पहले का ग्राम पंचायतों का गठन, ये 50 हो गया। तो अभी हम देखते हैं कि इसमें हो सकता है कि नन ऑफ द अबव 20 का आंसर आए। न्यायपालिका का प्रतिकरण कहाँ बताया था? ये बताया गया था 50 में। तो हमारा डी का तीसरा किसी में नहीं, तो इसका आंसर ई आएगा फिर। आगे देखते हैं, ये बीपीएससी का क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी में पूछे जाते हैं इस टाइप के 5 स्टेटमेंट। कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो आपको बताना है। अभी हमने 40 आर्टिकल पढ़ा था, ग्राम पंचायतों से रिलेटेड है, तो 2 तो इसमें एलिमिनेट हो गए। 44 हमने यूसीसी पढ़ा था, बी का तीसरा, तो ये हमारा आंसर क्या? ए आ गया इसमें। 48 में ये हो गया और बी का दूसरा हो गया। आगे देखते हैं, कौन सा सही सुमेलित नहीं है इसमें? तो अभी हमने देखा था इसमें, तो ये 39 का ये समान न्यायिक एवं निःशुल्क विधिक सहायता, 40 में ग्राम पंचायतों का, 44 में समान नागरिक संहिता, ये 48 नहीं है, ये था आपका 50। 48 में हमने बताया क्या था। तो ये डीपीएसपी के अंतर्गत क्या नहीं है इसमें? तो आपका ये सही सुमेलित है, ये सही सुमेलित है, दोनों सही सुमेलित हैं इसमें। तो ए एंड बी इसका आंसर था। सही सुमेलित पूछ रहा था, तो ए एंड बी इसका आंसर हो गया, दोनों सही सुमेलित हैं। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। कहाँ पे किया गया है? उद्योगों के में। तो आर्टिकल 43 के ए में। न्यायपालिका कार्यपालिका प्रतिकरण कहाँ पे? डीपीएसपी में किया गया है। आगे देखते हैं क्या है, ये देख लिए। तो समान आचार संहिता नहीं जोड़ा गया है, पहले से मेंशन था ये। कौन सा इसमें से विषय में सही है? कर्तव्यों को प्रबंधन करने की विधायक प्रक्रिया दी गई है? नहीं। विधिक कर्तव्यों के साथ परस्पर संबंधित है, ये बात ठीक है, तो दूसरा सही है इसमें। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए हैं किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान 1976 द्वारा ये जोड़े गए। कभी कोई पूछ रहा था किसकी समिति की? स्वर्ण सिंह समिति। किसकी समिति की सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब जोड़े गए हैं? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो एकता, अखंडता, रक्षा और उससे संबंधित रक्षण कर्तव्य कौन सा है? तो आप देख लोगे, तो ये कौन सा? अब ये हम यहाँ से मूल कर्तव्य स्टार्ट, ये यहाँ पे हमारा जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़, उससे पीछे फंडामेंटल ड्यूटीज़ स्टार्ट के कुछ क्वेश्चन हैं। यहाँ से हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ के क्वेश्चन देख रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है कब जोड़ी गई थी संविधान में? 42वें संविधान 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। 42वें संविधान संशोधन कब? 1976 में। अब इसमें से भारत की एकता
और अखंडता की रक्षा करने के लिए, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्तव्य को किस स्थान पर, तो ये तीसरे स्थान पर रखा गया। आगे देखते हैं, मूल कर्तव्यों का उल्लेख कहाँ पर किया गया, 42वें संविधान संशोधन में किया गया है। उसके बाद मूल कर्तव्यों को सम्मिलित कब किया गया, संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था, हमारा एक अमेंडमेंट हुआ था, तो उसमें फिर बाद में एक कर्तव्य और ऐड किया गया था, तो वो किया गया था आपका 51 का क्या में, 51 का क्या में। मूल कर्तव्यों को कब सम्मिलित किया गया, 1976 में, 42वें संविधान 1976। तो ये 4th ए में शामिल किया गया है। आगे देखते हैं, 4th ए में शामिल किया गया है। तो कौन कौन सदस्य थे इसके, तो इसमें ये थे, अतुल्य थे और SS रे थे और हरिदेव थे, ABD, ये BD, ये हरिदेव जोशी नहीं थे, ABD ये थे। ठीक है, आगे देखते हैं, 10 मूल कर्तव्य संविधान में कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। मूल कर्तव्य को संविधान में विवरण कहाँ में दिया गया है, 4th के ए में दिया गया है। कब कर्तव्य किस में शामिल किए गए थे, छेद में, तो 51 का क्या में, 51 के क्या में। 42वें संविधान द्वारा 10 आचार संहिता को किस उसमें, मूल कर्तव्य में, तो 10 मूल कर्तव्य कस में, 42 में उसमें। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, आप ये देख लो। कब ये दोबारा मुझे लगता है ऐड हो गया है, ये पेज एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो प्रस्तावना सम्मिलित नहीं करता है, ये तो पुराना ये पुराना प्रेमल का क्वेश्चन ये फिर से आ गया, ये गलत ऐड हो गया। उद्देशिका कहाँ से ली गई है, ये अमेरिका से ली गई थी। राजनीतिक व्यवस्था में सम्मिलित है, ये पुराना पेज ऐड हो गया। तो इस टाइप से आज की हमने ये क्लास ये डिस्कस करी। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं क्लास में। तो अब मुझे लगता है कि इसमें आज की क्लास में हमने कम से कम 15 टॉपिक हमने कवर किए हैं। इस 15 टॉपिक में हमने कम से कम हमने जो है 150 प्लस क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 150 क्वेश्चन। अब ये आगे हम राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सांसद, फिर राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फिर राज्य विधायिका के बारे में डिस्कस करेंगे, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में। 2 से 3 लेक्चर में इसको हम पॉलिटी को पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो ये आपके सभी स्टेट PCS प्लस जितने भी DSSB वगैरह के, या फिर आपके जहाँ पे भी राज्य व्यवस्था के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मुझे लगता है इससे बाहर कहीं कुछ नहीं आने वाला है। आप इतना कर लो, मोर देन सफिशिएंट है वो। और भाई ये चीज़ कंप्लीट करने में देखो, एक ये क्वेश्चन इकट्ठे करने में काफ़ी मेहनत का काम है, पूरी टीम इसमें काम करती है। तो आपका भी एक थोड़ा सा एक कर्तव्य बनता है शिक्षार्थी होने के नाते कि आप इसको अगर सब्सक्राइब कर दें तो ज़्यादा बेहतर है, और लोगों में शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। तो ये मुझे लगता है कि एक अच्छा कर्तव्य होगा आपका भी। जिस तरीके से हम अपना पूरी मेहनत के साथ में अपनी टीम के साथ में लगे हुए हैं, आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आप उसको आगे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय।